मेन स्ट्रीम मीडिया कल्चर के मोस्ट ऑफ द चैनल्स जो इस टाइम हैं वो रियल एस्टेट टाइकून्स के पास हैं। अब जब इन इदारों में जाके आप बैठ जाते हैं तो आपको नज़र आता है कि यहाँ पे जाके बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जिनको ऊपर से ऑर्डर आना है और उनके लिए सही और गलत की कोई पहचान नहीं है। जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जो है वो मईशत की बहाली के दौरे के लिए जा रहे हैं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सर वेरी रिस्पेक्टफुली वो क्यों जा रहे हैं मईशत की बहाली के, जो उनका काम है वो करें। हाँ, सबको गोलियां लगी हैं भाई, इतना बड़ा लीडर है जो एक आप ही बात करोगे ना, एक बंदा साल से कह रहा है कि मैं मेरे ऊपर अटैक हो सकता है, मेरे पे अटैक हो सकता है, उस पर अटैक हो गया इवेंचुअली, तो क्या गोल है पीछे, किसने करवा दिया? आप किसी का एक आधा जो नाम जिसके वो नाम ले रहा है, जिनकी तरफ वो इशारा कर रहा है, उनकी बात करो। सॉवरेन स्टेट में रहते हुए यू एक्सपेक्ट अस टू सिट ऑन अ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल, नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग बट जस्ट डे टू डे हैपनिंग्स? दैट इज नॉट हाउ we function, that is not how a country grows, that is not how जो हमारी सोसाइटी के prevalent inherent flaws हैं वो उससे ठीक हो नहीं सकते। एक दिन मुझे उसका ये याद पड़ता है कि वो मेरे साथ बैठी रो रही है कि यार मुझे ये कॉलें आ रही हैं, मुझे मुलाकात के लिए बुला रहे हैं एक फ़ीमेल पर्सनालिटी को। ये मामला बड़ा सेंसिटिव है क्योंकि एजेंसियाँ इन्वॉल्व हैं, इदारे इन्वॉल्व हैं, तो आप खामोश हो जाएं। तो ये क्या बात हुई? मतलब 2+2 समझ में नहीं आ रहा कि आप नाम तो लो, आप कहो एजेंसियाँ उठा के लेके, आप कहो ISI का रोल है, आप कहो MI का रोल है। बारे मुझे लगता है वो यूनिक के चक्कर के अंदर ना वो जेल के अंदर बैठ के डील नहीं कर रहे हैं। यानी मैं डील नहीं आऊँगा। ही नोज दैट ही हैज़ मोबिलाइज्ड द masses, he knows the masses will eventually come out, he knows that it's only a matter of time, it's not a question of what if, it's only a question of when। सानिया 9 मई के बाद जिस तरह वो कहते हैं स्ट्रेटेजिकली हैंडल किया गया था इसको, अल्लाह माफ करे बड़ा गलत है, इदारों और स्टेट की इस तरह की लड़ाई नहीं हुई। इफ दिस मॉडल परसिस्ट्स तो who's to say कि जो इतने भरे हुए लोग हैं, जो लोगों में इतना गम और गुस्सा है, जो इतनी सेपरेट टेंडेंसीज है, जो भारत फंड कर रहा है, जो दूसरी एजेंसीज दुनिया की मौजूद है इस लगी हुई हैं कि इस फौज को लोगों के दरमियान इख्तलाफात करो, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की आप बात करते थे, who's to say कि वो चीज़ें नहीं होंगी और ये दोबारा नहीं हो जाएगा। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे, आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। आज बड़ी मुश्किल से हमने फाइनली एक मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स के जर्नलिस्ट को बुला ही लिया है और इस्माइल कासिम भाई का बहुत शुक्रिया आने का। ये एक्सप्रेस के लिए और काफ़ी न्यूज़ एजेंसी के लिए एज एनालिस्ट काम करते रहे, हरफ़े राज होस्ट करते थे और मकबूल जान साहब के साथ, और रिपब्लिक भारत के भी कॉरेस्पॉन्डेंट थे और काफ़ी रमज़ान ट्रांसमिशंस भी होस्ट करते थे। लेकिन ये काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं माशाल्लाह, और इनकी जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है और जो आज हम जनरली कन्वर्सेशन करेंगे वो पाकिस्तान सेंट्रिक होगी और पाकिस्तान को एक 100 ईयर के लेंस में ऑब्ज़र्व करने के लिए होगी। और पाकिस्तान में ऑब्वियसली 100 ईयर्स पूरे करने में तकरीबन 24 साल एक रह गए हैं, लेकिन आप फेयरली इस वक्त डिटर्मिन कर सकते हैं अगर हमारी पॉलिसीज़ रहीं जिस तरह 75 साल से रही हैं, 76 साल से रही हैं, तो हम कहाँ पे खड़े होंगे। लेकिन जो पहला बात हम ये करेंगे, क्योंकि इस्माइल भाई का काफ़ी देर गुजरी है क्लासिक मीडिया में और अभी भी वो उसमें काम कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन जो हमारी ऑडियंस के लिए हमेशा रहता है कि जो क्लासिक मीडिया चैनल्स होते हैं, जैसा मुख्तलिफ न्यूज़ प्रोग्राम्स होंगे, जियो के या कोई, ये सारे के सारे बाज़ार कंट्रोल लगते हैं किसी पर्टिकुलर इदारे से, और जो इन्फॉर्मेशन ये लीक कर रहे होते हैं या दे रहे होते हैं वो सॉर्ट ऑफ लाइक एक 75-76 साल का नैरेटिव है जो डीप स्टेट या एस्टैब्लिशमेंट जिनको हम कहते हैं वो बना रही होती है। इसमें कोई हकीकत है या नहीं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, ऑब्वियसली देयर इज़ नो हिडन ट्रूथ बिहाइंड इट, दैट्स द रियलिटी, वेरी हार्श रियलिटी टू से द लीस्ट, बिकॉज इसने हमारी फाउंडेशंस को हिला के रख दिया। जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया कल्चर की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको नज़र आता है कि जर्नलिज़म को शायद अब हम परस्यू नहीं करते, उधर अब बिज़नेस वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं जिसको हम सेफ गार्ड करने की कोशिश करते हैं। तो वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप एक ऐसा इंसान उठाते हैं जिसके पास अपेरेंटली बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उसको वन वे और अनदर अपनी ब्लैक मनी को वाइट करना होता है, उसको अपने हिडन नेफेरियस डिज़ाइंस को सेफ गार्ड करना होता है, एंड साथ ही साथ उसको स्टेट का जो नैरेटिव है वो पुट फॉरवर्ड करना होता है। तो उसके लिए वो फिर एक इदारा खड़ा करते हैं, थोड़े से पैसे लगाते हैं और उनको चैनल मिल जाता है। उस चैनल के अंदर अगर हम बात करें बेसिकली, अब आगे जब मैंने कहा कि जर्नलिज्म को नहीं फॉलो करते, तो आपको नज़र आएगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया कल्चर के मोस्ट ऑफ द चैनल्स जो इस टाइम हैं वो रियल एस्टेट टाइकून्स के पास हैं, चाहे वो पाक व्यू सोसाइटी हो, अल कबीर डेवलपर्स हो, अल रहमान वाले हों, और उसके अलावा यू नेम इट बहरिया वाले हों। तो ये तो आप फिंगर्स पे नाम काउंट कर सकते हैं कि कौन कौन से इदारे किस किस के पास है जाके। अब जब इन इदारों में जाके आप बैठ जाते हैं तो आपको नज़र आता है कि यहाँ पे जाके बिजनेसमैन बैठे हुए हैं
जिनको ऊपर से ऑर्डर आना है और उनके लिए सही और गलत की कोई पहचान नहीं है, ठीक है। उनको एक नैरेटिव दिया जाएगा, कोई इंसिडेंट, कोई वाक़या होगा, उन्होंने वो चीज़ पुट फॉरवर्ड कर रही है पॉलिसी के अंदर जिसकी इजाज़त मिलेगी। उसके अंदर सही गलत तो डिबेट मैंने बताया कैंसिल आउट होगी, उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टिव बात भी आपने करनी होगी ना तो आप नहीं कर सकते। उसके अंदर आपने आइन की बात करनी होगी, आप नहीं कर सकते। उसमें आपने कोई अच्छी कुछ भी ग्रोथ की बात करनी है तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज अव्वल तो वहाँ पे वो नहीं आते, व्यूज़ नहीं आते, रेटिंग नहीं आते। सेकेंडली फिर आप दौड़ पीछे रह जाते हैं दौड़ के अंदर, जो कि TRPs की। 2-4 चीज़ें मैं कोट करना चाहूँगा। एन एग्जाम्पल इसके जहाँ मैंने कहा सही और गलत की, एक चैनल के ऊपर, प्राइम टाइम के ऊपर मैं एज एनालिस्ट बैठा हुआ था और वहाँ पे सवाल हुआ कि जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जो है वो मईशत की बहाली के दौरे के लिए जा रहे हैं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तो कैसे देखते हैं आपको? तो मैंने कहा सर वेरी रिस्पेक्टफुली, उनका काम नहीं है ये, वो क्यों जा रहे हैं मईशत की बहाली की, जो उनका काम है वो करें। तो सर पैनिक मच गई। तब वहाँ पे एक केओस नज़र आता है आपको, आपको फियर नज़र आता है वहाँ पे, आपके कान के अंदर जो आपके पीछे प्रोडक्शन टीम बैठी, इस्माइल भाई। तो मैंने कहा पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है, ये क्या प्रॉब्लम आ गई है। जाके होस्टेस आती, फिर वो कहती हैं कि सर हमें ब्रेक पे जाना होगा। तो अच्छा, ब्रेक पे कट हो जाता है फिर। साथ ही सर ब्रेक पे जाएंगे, आप कुछ चीज़ बोलें तो आप ब्रेक पे जाएंगे, आप बीच में नहीं आ सकते। फिर प्रोडक्शन प्रोड्यूसर आपके पास आएगा और आके आपको कहेगा यार कि आपने ये क्या बातें की आपने। एक और एग्जांपल मैं कोट करता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब खान साहब पे हमला हुआ है ना, खान साहब को गोलियां लगी हैं, भाई इतना बड़ा लीडर है, आप उस पर बात क्या करोगे जाके? जो एक आप यही बात करोगे ना, एक बंदा साल से कह रहा है कि मैं मेरे ऊपर अटैक हो सकता है, मेरे पे अटैक हो सकता है, उस पर अटैक हो गया इवेंचुअली, तो क्या गोल है पीछे, किसने करवा दिया? आप किसी का एक आधा जो नाम, जिसके वो नाम ले रहा है, जिनकी तरफ वो इशारा कर रहा है, उनकी बात करोगे। तो शो से ठीक 5 मिनट पहले मेरे AP थे, मेरे पास आया कि कहते हैं साहब वो आप बैठने तो लगे लेकिन ना कोई किसी का नाम शाम किसी की तरफ इशारा ना करना। मैंने क्या मतलब किसी की तरफ इशारा ना करना? जो खान साहब ने बातें की हैं या जो नज़र आ रहा है हमें, तो वो बातें करेंगे। उसका नहीं ऐसी बात नहीं, आपने सिर्फ कंडेम करना है। तो मैंने कहा यार कंडेम करना है वो तो मैं करूँगा, ये ऑब्वियस सी बात है, सारे करेंगे, तो सारे करेंगे ना। मतलब मुझे लॉजिक नहीं समझ आ रहा, आप उसे 5 मिनट पहले किसी ने कह के भेजा आपको, वो समझे ना। तो आई न्यू इट एट दैट मोमेंट कि ये मैसेज आया जाके, तो वे बाकी एनालिस्ट को तो नहीं जा रहा मैसेज तो मेरे पास आ रहा है, तो व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ कि ये बात बोलेंगे। तो मैंने कहा यार फिर अगर आपने मेरे से ये बातें बुलवानी, मुझे ना बिठाते, आप मुझे बता देते जाके। अक्सर जगह पे मुझे इसीलिए फिर कहते हैं कि आप ना बैठें या बैठ जाएं जाके, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा हाउ मच यू कैन टो द लाइन। तो मैंने फिर कहा कि अच्छा यार फिर आप ये बाकियों से सवाल कर लें, मेरे से ना करना, मेरे से फिर ये ना करें सवाल, बिकॉज मेरे पास जो इसका जवाब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे पास मेरा जवाब वो नहीं है। इसी के अंदर ना एक बड़ी प्रॉब्लम रही मेरे लिए, मेरी जर्नी के अंदर मेन स्ट्रीम के ऊपर, जो मेरे घर वालों से आगाज़ हुआ, जो कि मुझे अक्सर कहते रहते थे कि यार अपनी फील्ड चेंज करो, बिकॉज तुम्हारा जो टेम्परामेंट, तुम्हारी पर्सनैलिटी जो है, दैट डज़ नॉट फिट विद द आइडियाज़ ऑफ द इंडस्ट्री। फिर आई रिमेंबर, इन फैक्ट टेक द नेम साद सुल्तान का मैं नाम लूँगा, हैं तो वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। मेरी जर्नी ज़िंदगी की बचपन के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजरा, और ही यूज़ टू टेल मी, वो मुझे माइली कहते था, तो कहता था यार माइली यार तू ना गलत जगह पे है। तो अब वो मुझे जानता है, छोटे होते से हम इकट्ठे बड़े हुए हैं, तो मैं कहता था क्यों साथ, तो क्या सीन है? तो कहता नहीं, योर पर्सनैलिटी डज़ नॉट फिट ओवर हेयर, तुझे प्रॉब्लम होगी आगे जाके, बिकॉज जो तेरे आइडियल्स हैं, हाउ यू सी थिंग्स, दैट इज़ नॉट हाउ द सोसाइटी फंक्शंस। यानी कि बचपन से एक इंडोक्ट्रिनेट हमें किया जाता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी गुजारें, वरना आपका फाइनेंशली और दुनिया में शायद असेंट उस तरह नहीं होगा। एब्सोल्युटली। फिर आई रिमेंबर एक काफ़ी बड़ा चैनल, इन फैक्ट कह लें पाकिस्तान के कोई टॉप अगर 4-5 होंगे तो उनमें से एक चैनल, उसके काफ़ी सीनियर मोस्ट पोजीशन के ऊपर एक होंगे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कह रही कौन है इस्माइल कासिम, मैं बड़ा सुन रहा हूँ। तो मैंने कहा आज मैं मिल भी लूँ जाके, क्योंकि वो लोग कराची थे, हम लोग लाहौर थे। तो वो आए किसी काम के लिए, तो उन्होंने कहा 10 मिनट है मेरी फ़्लाइट है, मैं सिर्फ मिलने आया हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा यार यू डोंट बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री। वेरी वेल लर्नड, मतलब वो काफ़ी लर्नड इंसान है, जर्नलिस्ट है और वेरी वेल स्पोकन, अच्छा इंसान है। स्क्रीन पे नहीं होते, लेकिन आप उनके साथ मिले तो आपको काफ़ी इंटेलेक्ट की बातें मिलेंगी। तो कहते हैं यार मेरी छोटी सी डिस्कशन के अंदर अगर मैं अपना ऑब्जर्वेशन दूँ ना, स्क्रीन से हट के, यू डोंट फिट इन दिस इंडस्ट्री, यू डोंट बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री। तो मैंने कहा सर व्हाट डू यू मीन, दिस इज़ वेयर आई ऑपरेट। तो उन्होंने कहा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थिंग्स के जो कि शायद नहीं हैं, बट अबाउट द थिंग्स जो कि शायद जैसे होनी चाहिए। मतलब मैं रियलिटी की बात नहीं कर रहा,
जिस तरीके से, जिस नज़रिए से, जिस लेंस से तुम दुनिया को देख रहे हो, उस नज़रिए के अंदर ये मेन स्ट्रीम मीडिया कल्चर जो है वो ऑपरेट नहीं करता। आपको ये समझना होगा। तो फिर रोड ब्लॉक्स लगना शुरू हुए। रोड ब्लॉक्स लगना शुरू हुए जब आप किसी इदारे के ख़िलाफ़ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वनाई से ख़िलाफ़ ना तो इसकी नेगेटिव कॉनोटेशन जाती है, जैसे आप कोई जहादी हो। हम जहादी नहीं हैं, हम वो बात कर रहे हैं जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई, जो कि हमें तारीख़ ने बताई, जो कि हमें तालीम ने बताई, जो कि शायद हमारी पाकिस्तान अफेयर्स की एक क्या कहते हैं मैनिपुलेटेड हिस्ट्री से हट के रियलिटी है। हमें जो बेसिक ह्यूमन राइट्स की हमने बात की, हमें जो UNHCR के चार्टर के अंदर जो हमें चीज़ें मिलती हैं, मैं तो उनकी बात करता हूँ। तो इसलिए ख़िलाफ़ का वर्ड शायद ठीक नहीं है। आई थिंक ख़िलाफ़ से बेहतर है कि कोई भी अगर गलत काम करे तो उसकी क्रिटिसाइज़ करना मेरे ख्याल से ये हमारा राइट है। एब्सोल्युटली व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट? हम एक सॉवरन स्टेट में रहते हुए यू एक्सपेक्ट अस टू सिट ऑन अ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल and not talk about anything but just day-to-day happenings? That is not how we function. That is not how a country grows. That is not how जो हमारी सोसाइटी के prevalent inherent flaws हैं वो उससे ठीक हो नहीं सकते। तो it's not an extremist mindset जो आजकल की यूथ के पास है। When you tell them कि ill-informed youth है, I think you are the one who's ill-informed. You are the one who does not know कि सोशल मीडिया के दौर के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है। अब अगर आपने इसको डायरेक्टली रिलेट करना है इमरान खान साहब से, that's your call, you can do it, but I believe कि every individual is born with an intellect, जिसको थोड़ी सी भी अपॉर्चुनिटी मिले वो सीखता है। लेकिन आपने इंश्योर किया था कि यहाँ की यूथ जो है वो ना सीखे, तो इसीलिए आपने मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करके रखा। मैं एनालिस्ट की बात करूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता था, उनके पास हर एक के पास ना सोर्स है। मेरी सोर्स ने बता दिया, मेरी चिड़िया ने बता दिया, मेरे कुत्ते ने, मेरे बिल्ले ने, पता नहीं, मतलब मंसूर अली खान साहब कहते हैं कबूतर। मतलब आई और उसके ऊपर बारे वो एक तस्वीर चलाते हैं अपनी वीडियोस में जहाँ पे वो कबूतरों को ऐसे खिला रहे हैं और उड़ा रहे हैं। माफ करे यार, मतलब मुझे ना बड़ा वो, मुझे इतना वो मतलब डिसअपॉइंटिंग सा लगता है ना। मुझे लगता है यार बड़ा लो इंटेलेक्ट लगता है मुझे लगता है कि आपको अपने बात को प्रूव करने के लिए एक फिक्शन का इस्तेमाल, फिक्शनल कैरेक्टर बनाना पड़ता है आपको, और आपको सोर्सेज से बात करनी है। फिक्शनल कैरेक्टर जो पाकिस्तान में रियल भी है, जो पाकिस्तान में रियल भी है, जो पाकिस्तान में देखिए, आपको एजेंसियां जो चीज़ें आके बताती हैं वो एक सेपरेट केस है। ये उससे हट के भी खबरें हैं कि जी ये जाने वाला, ये आने वाला, ये इस पार्टी को स्विच कर लेगा, कल को ये हो जाएगा, परसों ये इलेक्शन जीत जाएगा। एंड सबकी ही 100 में से आप जाके 95 जो तज्जिए होते हैं वो गलत हो जाते हैं। 2018 के अंदर भी बहुत से तज्जिए गलत करवा दिए गए, फिर इस इलेक्शंस के अंदर भी तज्जिए गलत करवा दिए गए, बाई इलेक्शंस के अंदर भी गलत करवा दिए गए। साथियों अस्सलाम वालेकुम। इयोन का आपसे वादा है कि हम कभी भी किसी का आपको पेड चूरन नहीं बेचेंगे और अपने कंटेंट को मेयारी रखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन स्पेस के अंदर कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ शक्लों अक़साम के हैं और वो अजीब अजीब किस्म का चूरन बेच रहे होते हैं। पेड पॉडकास्ट होती हैं, स्पॉन्सरशिप्स होती हैं वगैरह वगैरह। तो हम कभी भी आपको चूरन नहीं बेचेंगे। अगर ऐड भी दिखाएंगे किसी प्रोडक्ट का तो कोशिश होगी कि वो एक जयद प्रोडक्ट हो जो उससे आप इस्तेफ़ाज़ा ले सकते हैं और कोई किसी काम की चीज़ हो। तो हमारी 2 जायज़ अर्निंग के सोर्सेज हैं कि हम ऐड चला सकते हैं और आप जो मेंबरशिप्स परचेज़ करते हैं, इसमें आपकी सपोर्ट हमें दरकार है। हमारी वेबसाइट खोल के हमारी मेंबरशिप परचेज़ कर सकते हैं आप, जिसके अंदर 4 लाइव जूम सेशंस हैं और मज़ीद इंशाल्लाह ताला हम कंटेंट उसके अंदर ऐड करते रहेंगे। वैसे जो आप पब्लिकली कंज्यूम कर रहे हैं हमारा कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये अभी भी फ्री है और लॉन्ग टर्म भी इंशाल्लाह ताला फ्री ही रहेगा। तो अगर आप वेबसाइट खोल के हमारी मेंबरशिप लेंगे, जो उसकी मुकर्ररा फ़ीस है अगर आप वो अदा कर दें या उससे बढ़ के, दैट वुड बी नाइस। बाय। तो जो आपके एनालिसिस है ना वो डे टू डे बेसिस के ऊपर है, उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ की कोई बात नहीं, उसके अंदर आपकी कोई बात नहीं कि हम यहाँ तक आए क्यों, उसके बारे में कोई बात करना चाहता नहीं है। तो व्हेन यू डोंट टॉक अबाउट जो डीप रूटेड कॉजेज़ हैं, जो इनहेरेंट फ्लॉज हैं आपके सिस्टम के अंदर, जिन्होंने मुस्तकबिल के अंदर जाके आपकी पूरी आबादी को डायरेक्टली हिट करना है, जो कि डायरेक्टली रिलेट करते हैं आपकी प्रोग्रेस से, आपकी ग्रोथ से, आपकी सस्टेनेबिलिटी से, आपके उस मॉडल से जिसके ऊपर चलते हुए आज आप इस नहज पे पहुंच गए हैं कि आपको पूरी दुनिया में, तो क्या आपके मुल्क के अंदर ही इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो चुकी है। तो आई बिलीव कि देयर इज़ सम फ्लॉ ओवर देयर, कुछ तो तब्दील करने की ज़रूरत है। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था उन लोगों के साथ। प्लस एक और है कि जब तक आपके बाल वाइट नहीं होंगे जब तक आप मतलब बुजुर्ग नहीं फील कराएंगे ना, तो आपका तज्जिया ठीक नहीं है,
आप अंग्रेज़ी बोलेंगे। कैन यू इमेजिन कि मेरा एक बड़ा इख्तलाफ चैनल्स के ऊपर ये भी रहा है, जो कि प्रोडक्शन वाले आके मुझे सिखाते थे कि यार आप ना डिजिटल मीडिया की तो आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है आपका, तो इसलिए शायद आप ना बाइलिंगुअल गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इसको ज़रा जो अंग्रेज़ी है ना इसको थोड़ा सा कम कीजिए। तो मैंने कहा मैं अंग्रेज़ी की बात मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो भाई वो मीम कहना क्या चाहते हो। तो वो कहते थे भाई अंग्रेज़ी का इस्तेमाल, आप समझ रहे हैं कि हमारे पैरामीटर्स क्या सेट किए गए हैं कि बंदा बुज़ुर्ग हो, बाल सफ़ेद हों, उसके पास नॉलेज है, उसके पास कनेक्शंस हो, सोर्सेज हों, उसके पास जो आइडियल्स हैं सोसाइटी के कि उसने उनसे हटना नहीं है, उसने अंग्रेज़ी में बात नहीं करनी, और ये वाले सारे प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, इसमें भी इधर थोड़ा सा ना इसको एक्सपैंड करने के लिए, सॉरी की बात मैं काट रहा हूँ, जो हमारे बड़े बड़े एंकर्स हैं, पर्सनैलिटीज़ इस्टेब्लिश हुई हैं पिछले 20-25 साल में, ज़ाहिर है वो भी यही प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे। ये तो नहीं कि जो बातें आप कर रहे हैं वो उनको नहीं पता, लेकिन इसके बावजूद वो कभी भी कंपनी लाइन से हट के बात नहीं करते। और एक चीज़ हम ऑडियंस को अक्सर बताते रहते हैं कि जो कंपनी है जो रन कर रही होती है हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर, वो भी एक पैंतरा एक टाइम पे नहीं खेल रही होती, वो भी 3-4 मुख्तलिफ नैरेटिव्स पुश कर रही होती है, जौन सा चल जाए सो चल जाए। और आप ये एंकर्स के क्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, लेकिन कभी भी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फील होती कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोग इनको सुन तो रहे होते हैं, उसकी बेसिस पे ओपिनियंस बना रहे होते हैं, और उसकी बेसिस पे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। आई थिंक बदकिस्मती होती है जब आपका ज़मीर सो जाए, तो उस दिन से डरना चाहिए जिस टाइम अल्लाह ताला जो है ना आपके अंदर की आवाज़ जो है ना उसको, उसके अंदर वाइब्रेंस है वो आपसे छीन ले। वो जो आपको बताती है, वो कुछ अर्सा तो शायद बताती होगी इनको, बाद में जब आपकी जेबें भर दी जाए तो फिर शायद वो ख़त्म हो जाता है, आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। इवेंचुअली हर एक ने घर चलाना है, सो आई डोंट प्रैक्टिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लेम देम कि उनकी गलती है, बट देन अगेन थोड़ा सा कसूर उनका है। आप बात करते भी हो ना इदारों के बारे में, देखें एग्जांपल इस कि मैं बताता हूँ, मेरा और ये मकबूल जान साहब के साथ शो जो था वो बंद हुआ। जी ऐसे ही है। हमारी 93 एपिसोड्स आई थी, 94th एपिसोड हमारी नहीं आई और ये साहब को उठा लिया गया था। इस शो से पहले भी मेरी एक प्रोड्यूसर को बुलाया गया, कॉल आई मेरे सामने थी, आई रिमेंबर उसी शो की प्रोड्यूसर को, एंड आई रिमेंबर कि एक दिन मुझे उसका ये याद पड़ता है कि वो मेरे साथ बैठी रो रही है कि यार मुझे ये कॉलें आ रही हैं, वो मुझे मुलाकात के लिए बुला रहे हैं, एक फ़ीमेल पर्सनालिटी। वही कॉलें हैं जो आर ओ को आई हैं, जिसने लेटर लिखा है अभी, जो आर ओ को कॉलें आई, ये वही कॉलें जाके, कितना आसान है, आप कॉल कर दो, डराओ धमकाओ, तो हाउ ईजी, कोई ह्यूमन राइट्स ही नहीं हमारे, हम कीड़े मकोड़े हैं, हम एग्जिस्ट नहीं करते। तो मुझे अजीब सी हैरत सी होती है, मतलब ना इसके अंदर जाके, इसमें कोई लड़ाई नहीं है, इसमें सवाल है सिर्फ। मेरी शुरू से जर्नी के अंदर सवाल रहे हैं कि या मुझे बता दो कि मैं गलत हूँ या मैं बहुत आइडियलिस्ट हूँ, बिकॉज मैंने जितनी तालीम हासिल की उसके अंदर मुझे रियलिटीज़ जिससे बड़ी ऑपोजिट मिले। तो वो बच्ची की मुझे वो दिन भी याद आता जब उसके आंसू बहा रहे, फिर मुझे वो भी पता चलता जब उरिया साहब को उठा के ले गए थे और रात को कॉल आई थी, तो मेरा ख्याल है आई वाज द फर्स्ट और सेकंड पर्सन ओवर देयर। और उसके बाद मैं वहाँ से उठ के एक थाने में गया, वहीं पे लाहौर DHA के अंदर, तो उन्होंने थाने को बाहर से ताला मार दिया, क्योंकि पता था कि किस सिलसिले में आ रहे हैं, थाना नहीं बाहर से ताला लगा हुआ है। तो मैंने कहा भाई ताला तो खोलो, जी जेल बंद है। थाना तो बंद नहीं हो सकता, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, थाना बंद 24 घंटे होता है। मैं मतलब ना मुझे समझना है कि यार ये किस तरह बंद हो सकता है, क्या टाइमिंग है कि 5 से 7 तुम ऑपरेट करोगे, उसके बाद नहीं करोगे, इसके दौरान में आपने क्राइम करना है, इसके बाद आप क्राइम नहीं करेंगे। खैर वो ज़ोर ज़बरदस्ती करवा के बता के लड़ झगड़ के सिर्फ ताला खुलवाया, अभी बाहर ही खड़े हैं, अभी मामला देखें क्या जाएगा। एक बंदा उठा लिया, हमें नहीं पता कौन है सर, चोर डकैत भी लेके जा सकते थे ना, हमें तो नहीं पता कि इदारे उठा के लेके गए या एजेंसियाँ ही उठा के लेके गई। शहबाज तासीर किडनैप हुआ था, ये हुआ था, ये पाकिस्तान में आम है, लोग किडनैप भी होते हैं रैंसम के लिए, किडनैप भी तो होते हैं ना। तो आप बाहर ताला मार के, खैर अंदर के अंदर जाके वर्दी में एक साहब बैठे हुए हैं और मुझे कह रहे हैं यार वो पुलिस ऑफिसर साहब बैठे हुए हैं। ये मेरी, बल्कि आप ट्विटर के ऊपर जाए जाके वीडियो भी मेरा ख्याल है पिंड ट्वीट है, ये हम निकाल लेंगे, लिंक कर देंगे इसमें, कर दें। वो मैं ना याद रखता हूँ खुद को कि जाके मैं अपनी हेल्पलेसनेस याद करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं इस्माइल कासिम हूँ, एक्सप्रेस न्यूज़ पे पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठता हूँ। वैसे हरफ राज और ये मकबूल जान साहब का होस्ट करता हूँ। नामालूम अफराद आए और ये साहब के घर के अंदर आए हैं, रात की तारीकी के अंदर आए हैं, सामने वालों के कैमरे तोड़े, अपने कैमरे तोड़े, DVR उठाए हैं, जो बापर्दा उनकी खातून, उनकी जो अहलियाँ हैं
उनका कोई परवाह नहीं। यहाँ पे चादर चार दीवारी का तकद्दुस बुरे तरीके से पामाल करके उठा के ले गए, नामालूम अफराद थे। हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं जो आज एक आम इंसान कर सकता है, दरख्वास्त ले सकता है, लॉ के ऊपर फॉलो कर सकता है, तरीके से थाने आ सकते हैं। थाने आके बैठते तो आगे इस तरह के मजलूम चेहरे बैठे होते हैं, कहते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, सवाल पूछो तो कुछ नहीं कर सकते। ये बेचारे मेरे साथ जो है उनको बता देंगे घंटे के, मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वर्दी जो यहाँ पे खड़ी है उसका कुछ नहीं है, इन्होंने उठा के डालने अंदर डाल दे। लेकिन ये लाकानूनियत जो है मुझे नहीं समझ आई कि कब तक चली है। और ये मकबूल जान साहब का मसला नहीं है, यहाँ पे आपने हर एक को उठाया है। और ये फाशिज्म जो चल रहा है कब तक चलेगा, कौन जवाबदेह कौन होगा? अगर हम आके अपनी दरख्वास्त भी नहीं दे सकते, हम किसी से बात भी नहीं कर सकते, SHO साहब मौजूद नहीं है बाहर थाने के ऊपर, मेरे पास वीडियो मौजूद है, कुंडी मारी हुई थी थाने के ऊपर। ये थाना है जहां पे आपने रिपोर्ट करना है, अपनी आपने जो आपकी मजबूरी है वो लेके जानी है। जहां पे आप वहां पे गए वहां पे कुंडी लगी, क्या अंदर नहीं आ सकते आप? भाई क्यों नहीं आ सकते? मेरे घर टिकेटी हो जाए, को रेप करके चला जाए, कोई कुछ कर चल जाए, मंदिर नहीं आ सकता। तो ये मामला था, ये लेके भी खड़े होंगे, क्योंकि अपडेट टाइप में आपके साथ शेयर कर दूंगा। SHO साहब इजाजत देंगे तो ये नंबर इंदराज होगा, वरना ये होगा भी। और मुझे जो इर्द गिर्द वाले बाकी टीम के लोग हैं और जो दूसरे लोग हैं जिनको मैं रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, कह रहे हैं यार नहीं थोड़ा पीछे हो जाए, आप थोड़ा सा टेक अ स्टेप बैक, आप इससे खुद को साइड पे कर लें, आपको इतना फोर फ्रंट पे आने की ज़रूरत नहीं। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ यार कि मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आपका साथी को या कोई भी आपके जानने वाले को या आप किसी अनजान को भी, एक इंसान को उठा के कोई बंदा ले जाए, किसी के साथ ज्यादती हो। सो यू आर टेलिंग मी कि ये मामला बड़ा सेंसिटिव है क्योंकि एजेंसियाँ इन्वॉल्व हैं, इदारे इन्वॉल्व हैं, तो आप खामोश हो जाए। तो ये क्या बात हुई? मतलब 2+2 समझ में नहीं आ रहा। खैर मैंने उसको कहता रहा, उन्होंने कहा जी सर कुछ हो नहीं सकता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो। थाने वाला आपको क्लियर कट कह रहा है? थाने वाला सर क्लियर कट कह रहा है कुछ नहीं हो रहा। मैंने बड़ा हेल्पलेस के अंदर होकर वहाँ पे एक वीडियो बनाई, वो वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे डाली, वो वीडियो वायरल हुई, अच्छी खासी चली, वो बहुत से लोगों ने उठाई भी वीडियो और उसको वायरल भी किया। कुछ लोगों के अपने इंटरेस्ट होंगे, कोई अपने ज़ाती मुफाद होंगे, ज़ाहिर है। कुछ को एक्चुअली बिलीव था कि यार ये सिस्टम ठीक नहीं है, इसके अंदर ना अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कहीं ना कहीं पे। वो वीडियो काफ़ी चली। खैर वो प्रोसेस चलता रहा, जाके उस प्रोसेस के बाद जाके हमें फिर हाई कोर्ट के चक्कर, एक अलग स्टोरी थी कि किस तरह हाई कोर्ट के अंदर जाते थे, किस तरह हमारे IG साहब वहाँ पे, मुझे कोई घंटा डेढ़ दिन हमें वेट करना था वहाँ पे, तो मुझे IG साहब इतने हेल्पलेस, इतना बेबस IG नज़र आया कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये जो करंट IG डॉक्टर साहब बैठे हुए थे वहाँ पे, डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब हेल्पलेस, थोड़े बड़े दलेर आदमी, जाने दे सर जाने दे सर ऐसी दलेरी खुदा किसी को भी इतना ना करे। अभी भावल नगर में दलेरी दिखाई है ना, तो देखने पे उनकी और ISPR की सेम स्टेटमेंट आई है। दलेरी का आप अंजाम देख लें तो इन्होंने क्या हरकत की है जाके। उस दलेरी के ऊपर भी इसके बाद में आप मुझे बात करवा रहा था, उस दलेरी के ऊपर भी मेरे पास बहुत कुछ बोलने को, कि क्या मतलब तमाशा बनाया हुआ है आपने निज़ाम का। खैर वहाँ पे हमारी मज़े की बात है, हमारे जज जब आके ये कहना शुरू हो जाए ना कि वो उनके पास है ना, जज ने बकायदा कहा है, एग्जैक्ट लाइन है, वो उनके पास है ना। अच्छा यार उन कौन है? मुझे मेरी ना, बल्कि बाद में बाहर निकला तो 3-4 प्लेटफॉर्म से उन्होंने इंटरव्यूज़ के अंदर मेरा एक सवाल था, ये उन कौन है? मैंने इसमें एक और चीज़ को कोट करता हूँ, रिलेट करता हूँ, मेरा ये क्लिप भी काफ़ी चला था। मैं कहता था अगर हैरी पॉटर जिन्होंने पढ़ा हुआ है या देखा हुआ है ना, उनको पता होगा कि जी लॉर्ड वोल्डेमोर था, उसको सारे कहते थे कि ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड। ठीक है, हैरी पॉटर वॉज द ओनली वन, और दूसरा डम्बलडोर था जो कि कहता था कि वोल्डेमोर्ट नाम लो। मोइनी के सामने नाम लेता था ना तो वो भी शिवर करती थी, सारे ऐसे शिवर करते थे। कहता था पहली चीज़ इन योर फाइट अगेंस्ट ईवल इज़ कि आप नाम तो लो यार, दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट टू फाइट फियर। तो वो फियर का मेरा मसला, तो उस चीज़ को मैं रिलेट करता हूँ इस चीज़ से कि आप नाम तो लो। आप कहो एजेंसियाँ उठा के लेगी, आप कहो ISI का रोल है, आप कहो MI का रोल है, आप कहो हमारे इदारे जो हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बाउंड्रीज़ जो हैं वो उनसे सरपास करते हैं। आप कहो कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे मुल्क के अंदर कोई अहमियत वक़्त वैल्यू नहीं है। आप कहो कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं है। आप कहो कि जुडिशरी जो है वो हमारी किसी काम की नहीं है। आप जब तक ये बातें नहीं करोगे, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात जब आप नहीं करोगे, तो यू विल कीप रिपीटिंग द मिस्टेक्स। जब यहाँ पे बात वही याद आती है कि दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर डेस्टिन्ड टू रिपीट इट, दे आर डूम्ड टू रिपीट इट। आपने जो गलतियाँ की हैं, आप सोच लें कौन कौन सी गलतियाँ की हैं। उस गलतियों के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो एक छोटी तरीन चीज़ रह गई है, छोटी तरीन। अरशद शरीफ की शहादत छोटी तरीन चीज़ रह गई है उस मुल्क के अंदर। उसमें चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, ख़वातीन को हरासा करना छोटी चीज़ रह गई है। उसके अंदर आपका मुल्क टूटा है, हूज़ टू से कि वो दोबारा नहीं टूटेगा।
आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि दैट इट शुड हैपन, आई एम सेइंग कि जो आपकी हिस्ट्री है वो आपको बार बार नॉक कर रही है और कह रही है ट्रुथ से की बात करो, रिकन्सिलिएशन की बात करो, अपने अंदर झांको, समझो अपनी गलतियों को, बिकॉज अगर इसी रास्ते पर चलते रहे तो मुस्तकबिल जो है वो बहुत ज़्यादा तारीक है। एनीवे, ये सारी बातों से हट के मैं वापस ओरिया साहब और अपने मेन स्ट्रीम मीडिया कल्चर के ऊपर आता हूँ कि येस इट इज़ अ सैड स्टेट ओवर देयर। येस, उसके बाद जब ओरिया साहब के साथ जो कुछ हुआ वहाँ पे, दैट्स पब्लिक इन्फॉर्मेशन को किस तरह से लेके जाया गया। एक क्लॉस्ट्रोफोबिक इंसान के ऊपर जब चेहरे पे आप कपड़ा डाल दोगे तो उसको सांस नहीं आएगा। जब आप उसको 6x4 के कमरे में रखोगे तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। जब आप उससे छुपे उसको पूछे बगैर उसको टीके तुनोगे तो प्रॉब्लम होगी उसके लिए। यही टीके आपने इमरान रियाज को भी तुने हैं, पता नहीं 8-8 10-10 टीके भी आप लगाते रहे हो। यही टीके अभी कुछ लोग और अंदर बैठे हैं जिनको आप आराम से आके टीका लगा देते हो और पता नहीं कौन से टीके हैं, पता नहीं क्या करवाते हो, आप करना क्या चाहते हो। तो ह्यूमन राइट्स जब ख़त्म हो जाए एक सोसाइटी के अंदर से ना, तो प्रॉब्लम बन जाती है। फिर इसको डिफेंड करता है मेन स्ट्रीम मीडिया कल्चर जो कि नैरेटिव बिल्डिंग करता है। 52 अगर इंसिडेंट हुआ, पूरी दुनिया को पता है कि रियलिटी क्या है। मेन स्ट्रीम मीडिया कल्चर उसको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, दैट्स अ कम्प्लीटली ऑपोजिट स्टोरी। इमरान खान साहब पे हमला हुआ, पूरी दुनिया जानती है कि क्या हुआ है, कौन पीछे है, कौन करवा सकता है, कौन नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया कल्चर पे और बताने की कोशिश की जा रही है। 52 नगर इंसिडेंट पे गरीदा फारूकी साहिबा ने स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादती की है, वहाँ पे औरतें थीं, उनको उन्होंने मारा है। ये वही गरीदा फारूकी साहिबा हैं जो 2 साल से चुप बैठी हुई हैं कि उनकी अपनी इंडस्ट्री के अंदर से लोग उठाए जा रहे हैं, उनके साथ तशद्दुद हो रहा है, उनके बच्चों को हरास किया जा रहा है। एक सियासी जमात के साथ जो हो रहा है सो हो रहा है। हमारे मुल्क में सियासी जमातों के साथ तो अक्सर ही होता ही रहता है, चाहे वो ज़िया का क्रैकडाउन हो, चाहे वो जब PPP आए तो वो PMLN पे करे। मैं ये हमारी हिस्ट्री चलती रही है, जस्टिफाइबल तो नहीं है, लेकिन वो बड़े वसूख से ये बात आके कर रही होती हैं और उनको चैनल्स प्लेटफॉर्म भी दे रहे होते हैं। इसके साथ साथ इस्माइल भाई, पता नहीं आपने ये नोटिस किया है कि नहीं कि एक कॉन्वर्सेशन मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रही है पिछले 6 महीने से कि सोशल मीडिया क्रैकडाउन बहुत ज़रूरी है। मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और ये नहीं कि नहीं हो रही होती, हो रही होती है, लेकिन उतनी ही हो रही थी जितनी मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो रही होती है। मसलन कि मुझे तो ऐसे लग रहा है, पंजाब में तो खैर आ रहा है बिल सोशल मीडिया के ख़िलाफ़, सिंध में भी आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो वाहिद मीडियम रह गया है जहाँ पे आप रिलेटिव ट्रूथ की बात कर सकते हैं और क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज करते हैं, वहाँ भी ये क्रैकडाउन करेंगे। बट ट्विटर आपके सामने है, ट्विटर इज़ एन एग्जाम्पल। बल्कि इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने आज जिस दिन हम बैठे ये पॉडकास्ट शूट करें, आपको पता है कि इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद करने से इतना कोई नुकसान नहीं होता। तो स्टूपिड तरीन बातें यार, लॉजिकल तरीन बातें। हालांकि वो बड़ी पढ़ी लिखी खातून है शज़ा फातिमा साहिबा, और वो यंग है, ये नहीं कि कोई 70 साल का बाब है उसको पता ही नहीं इंटरनेट क्या है। उनकी अपनी बात नहीं है ना, उनको कहा गया, उनको पुश किया गया। इसीलिए कहते हैं जब गवर्नमेंट जॉब मिल जाए आपको, तो आपको जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं आके, जिनके पास चंद पैसा, जो V8 से उठेगा, वो आपकी मतलब बुरे तरीके से आपको एम्बेरस भी कर देगा आपको, लेकिन उसकी बात माननी पड़ेगी। आपको जो लाइन दे दी जाएगी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, इसलिए अवॉइड किया करें। तो ये प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करती है। अब सोशल मीडिया एक रियलिटी है, एक फ्यूचर है, आप उससे हट के आप उस पर मतलब आप ब्लैकआउट करना चाहते हैं, आप आवाज़ों को साइलेंस नहीं कर सकते। मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इनको कौन आइडियाज़ देता है, इनको कौन बताता है कि ऐसे कर लें सर, ऐसे चलेगा। ऐसे नहीं चलता, आप आवाज़ बंद कर ही नहीं सकते। जब आप आवाज़ें बंद करते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम आता है, फिर लोगों से आप उम्मीद छीनते हैं। जब आप लोगों से उम्मीद छीनते हैं तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती है। इस जो बाय द वे एक कॉमनली डिस्कस टर्म है आजकल के, जो फैशिस्ट सिस्टम होता है उसके कुछ लोग बेनिफिशरी होते हैं एक टाइम पे। जब वो बेनिफिशरी स्विच होते हैं तो फिर वो जमहूरियत की बात करना शुरू कर देते हैं। मसलन कि नवाज शरीफ ने सबसे पहले पिछले 10-15 साल का इस केस स्टडी लेते हैं, ज़ाहिर है इसके बाद हम वो 100 साल पे भी जाएंगे, कि जब उनको निकाला गया, और मेरे ख्याल से जिस तरह उनको निकाला गया वो गलत है, वो किसी के साथ भी हो तो गलत है। एब्सोल्युटली। तो उन्होंने नारा लगाया कि वोट को इज़्ज़त दो और मुझे क्यों निकाला। नारा बिल्कुल करेक्ट था, बड़ा प्यारा नारा था। और क्योंकि इमरान खान साहब उस सिस्टम के बेनिफिशरी थे, उनको कुछ गलत नज़र नहीं आ रहा था। गलत नहीं है। आज रोज़ फ्लिप हो गए, नारे फ्लिप हो गए। तो लेकिन इस सब प्रोसेस के अंदर आप देखें, हमारा पूरी की पूरी जो अवाम है, दोनों केसेस में पहले वो डिसइल्यूजन होती है सिस्टम से, फिर वो वापस सिस्टम इनकलकेट होती है, वो फिर डिसइल्यूजन होती है। सॉर्ट ऑफ एज इफ़ लग रहा है कि हर कोई चाहता है कि लोग एक तो जमहूरियत में पार्टिसिपेट ना करें, क्वेश्चनिंग में पार्टिसिपेट ना करें,
और मेरा और आपका एक ही रोल रह गया दुनिया में कि हम बाहर जाएं, डॉलर कमाएं और रिमिट कर दें बस। इसके बियॉन्ड हम कोई बात ना करें, कोई सवाल जवाब ना करें। मसलन टैक्सेशन का पर्पज़ ही ये होता है पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट अफेयर्स। तो अगर हमारी सही किसी चीज़ में नहीं होनी तो फिर लोग टैक्स नहीं देंगे, जो पाकिस्तान में प्रेवलेंट है। और इससे मैं चाहूँगा कि हम सेगवे करें उसके अंदर के 75 साल 2 मुल्क एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंस हासिल करते हैं, दोनों की बहुत डिफरेंट स्टोरी होती है। डिफरेंट स्टोरी है, मतलब आप कह लें कि डे और नाइट का डिफरेंस आ जाता है। और हमें पढ़ाया गया बचपन से इनकरेक्टली है, मैं इसको मैं वसूख से कहता हूँ कि हमारा नंबर 1 एनिमी जो है वो दिल्ली में है। उन्होंने तो कोई जंग नहीं शुरू की थी हमारे साथ, उन तो कोई तकलीफ़ नहीं होती थी हमारे से। वो एक अपनी दुनिया में, इतनी बड़ी मुल्क है, उसमें बिजी थे। लेकिन हमारे पेरेंट्स की जनरेशन और से पिछली जनरेशन कन्विंस थे इस बात पे। बिल्कुल कन्विंस थे, एब्सोल्युटली सर। कोई ना, आप कंट्रोल किया था आपने मीडियम को, मीडिया को जब आपने कंट्रोल किया तो आपने लोगों के ओपिनियंस जो हैं वो आपने स्विच करवा लिए, बिकॉज लोगों के पास कोई और एक्सेस नहीं था। अखबार के अंदर वही सुर्खी छपनी थी जो कि एडिटर साहब ने कह देनी थी, और एडिटर साहब को जिसने बतानी थी वो हम सबको पता है कि कौन थे कौन नहीं थे। उसके बाद रेडियो का हमें वैसे पता है कि क्या था क्या नहीं था। मेन स्ट्रीम की अभी सारी स्टोरी हमने डिस्कस कर ली, तो फाइनली इवेंचुअली एक टूल बचता है वो सोशल मीडिया का, जिसको अब सोशल मीडिया को कर्व करने की कोशिश की जा रही है, सो दैट शायद आप ओपिनियंस को जो है नैरेटिव्स को अपनी तरफ से स्विच करवा लें। नैरेटिव्स इस तरह से स्विच नहीं हुए ना होंगे, इसको तो रियलिटी को समझ लें। अब 4, 5, 8 चीज़ें यहाँ पे जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, इसको अगर हम इसको समराइज़ करने की कोशिश करें कि इसके अंदर मज़हब का इस्तेमाल बड़ा ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर कह रहा हूँ। और अगर हम पाकिस्तान 2 मुल्कों की बात करें, 75 साल की तारीख की बात करें, आपने भी जिक्र किया, तो उसके अंदर भी हमें मोस्टली हाफ ट्रुथ्स भी नहीं, एक तो हम कहते हैं ना हाफ ट्रुथ्स, हमें लगता है फैंसी टर्म है शायद, उसके अंदर झूठ बोला, देयर इज़ नो हाफ ट्रुथ, ब्लेटेंट लाइज है सर, और कुछ नहीं है। बिकॉज आप शायद खुद कंफ्यूज थे, शायद दानिस्ता तौर पे हुआ, गैर दानिस्ता हुआ, फ़ायदा जो है वो एलीट कल्चर को हुआ। आप इसको लेके जाएं। देखें, पाकिस्तान की अगर बात करते हैं ना, और पाकिस्तान के कहीं 24 सालों के अंदर, 23 सालों के अंदर 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो आप पाकिस्तान को इंशाल्लाह, आपने कहा मैं इंशाल्लाह पे रुक गया जाके, इंशाल्लाह मैं भी कहना चाहता हूँ, बट देन अगेन देयर सो मच, मैं इंशाल्लाह इसी अगले 23 साल, आई डोंट वांट टू सी कि अगले 23 साल भी इसी तरह चले। आई डोंट वांट कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो इसी तरह से चले। दुआ है इंशाल्लाह कि अल्लाह आसानियाँ करे, अल्लाह आसानियाँ पैदा करे, लेकिन लोगों को भी जागना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि उनके हकूक़ है क्या, लोगों को समझना पड़ेगा रियलिटीज़ है क्या, लोगों को समझना पड़ेगा कि इट्स नॉट, एवरीथिंग इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट, देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ ग्रे एरिया जिसको हमने जाके टटोलना है, देखना है कि वहाँ पे है क्या, मवाद पड़ा क्या हुआ। देयर इज़ सो मच ओवर देयर जिसके बारे में बात नहीं की जाती। पाकिस्तान की लेगेसी की बात करें तो पाकिस्तान को आप लेके जाएँ इंडिपेंडेंस के टाइम पे लेके जाएँ, इंडिपेंडेंस से भी पीछे लेके जाएँ आप उसको 1857 की वॉर के पीछे लेके जाएँ, जहाँ से आप उससे भी पीछे लेके जाएँ। समझें आपको मैं क्यों इतना पीछे लेके जा रहा हूँ, बिकॉज वहाँ के लोग हैं 16वीं सदी के, 15वीं सदी के, जो कि आज तक प्रेजेंटली आपकी किताबों में मौजूद है, और आपकी हिस्ट्री कल्चर को उनसे जोड़ा जाता है, और आपको बताया जाता है कि यहाँ से आपका आगाज़ हुआ। एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो मुगलिया दौर के अंदर, अकबर के अंदर, जिसको पूरी दुनिया द ग्रेट अकबर के नाम से जानती है, वहाँ पे आपके शेख अहमद सरहंदी साहब आते हैं। शेख अहमद सरहंदी साहब आके दीन इलाही जो इक्लेक्टिसिज्म ऑफ अकबर था वो उससे फ़ाइट करते हैं। वो आजकल आपकी प्रेजेंट किताबों के अंदर लिखा जाता है कि उन्होंने किस तरह से जहाद का आगाज़ किया। ही एक्सपोज द पॉलिसी ऑफ दीन इलाही, ही प्रेजेंटेड द एंटाइथीसिस ऑफ वहदत अल वजूद विद वहदत अल शहूद। अब वहाँ से आगे हैं तो आपको और सिलसिलाज नज़र आते हैं जो आपको आज फिर पढ़ाए जाते हैं कि देवर द वंस जिन्होंने आगाज़ कर दिया। अब 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं तो आप अंडरस्टैंड करें, अंदाज़ा लगाएं, आप CSS की किताब का पेपर देते हुए भी ना, या आप जाके पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को पता होगा, IR के स्टूडेंट्स को पता होगा, इवन इस्लामियात के स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ पता होगी कि आपने उनको लिंक करना है कि किस तरह से 2 नेशन थ्योरी का आगाज़ वहीं से हो गया था। आप उनको लेके आते हैं, प्रेजेंटली आगे चलाते हैं। यहाँ से आपने क्या किया, आपने मज़हब का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरा पॉइंट जो मैं इस्टेब्लिश करने की बात कर रहा हूँ कि कन्फ्यूजन किस तरह से आती है, मज़हब का इस्तेमाल किया, और प्रेजेंट जो हमारी लेगेसी है हम यहाँ पे क्यों खड़े। आप उनको आगे लेके आते जाते हैं, आगे लाते हैं। आपकी 1857 की वॉर होती है, बुरे तरीके से हार जाते हैं। आप हारते हैं, हारने के बाद आपको फिर 2 साइड्स नज़र आती हैं। एक तरफ सर सैयद अहमद ख़ान नज़र आते हैं अपने अलीगढ़ मूवमेंट के साथ, दूसरी तरफ आपको देवबंद मूवमेंट नज़र आती है। अब देवबंद वाले जहाँ पे टोटली एंटी वेस्ट सेंटिमेंट रखते हैं, वहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान आपको ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज़ देते हैं। आपको कहते हैं अपने जी अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो कहते हैं डिवोशन टू एजुकेशन होनी चाहिए, लॉयल्टी टू द ब्रिटिश होनी चाहिए,
ठीक है, लॉजिकल बातें थी। आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट, जिसको आजकल अगेन कुछ लोग गलत कहते हैं। आई बिलीव कि बिल्कुल ठीक बात थी, बिकॉज अगर आपको उस टाइम उस निज़ाम से फ़ाइट करना था तो आपको उनकी तालीम हासिल करनी थी जो कि पूरी दुनिया में चल रही थी, बिकॉज सिस्टम उनका लागू था जिसके अंदर आप प्रेवलेंट थे। अगर आपको 1857 में बताना था कि हिंदू भी एज मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर थे, तो आपको उनकी ज़बान में बताना था। आप उर्दू में उनसे बात नहीं कर सकते थे, आप अपनी पर्शियन में उनसे बात नहीं कर सकते थे, आप पंजाबी में उनसे बात नहीं कर सकते, जब XYZ किसी ज़बान में उनसे बात नहीं कर सकते, आपको उनको उनकी ज़बान में बताना है, वो आप नहीं बता सकते थे। और सियासत के अंदर जो आपका हाल था वो आपके सामने है कि आप किस तरीके से जज्बाती नैरेटिव बिल्डिंग को लेकर चलते थे। अभी आपने सैयद अहमद शहीद साहब ने भी जहाद ही किया था ना, जिस तरह बुरे तरीके से हमें उसके अंदर मुँह की खानी पड़ी थी। खैर अगेन आप उसको भी इस तरह प्रेजेंट करते जिस तरह दैट इज़ हाउ हमारा इस्टेब्लिशमेंट हुआ। वहाँ से हम और आगे आते हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं, खिलाफत मूवमेंट के अंदर आपने अपना पूरा रोल निभाया, पूरी आपका हाल बुरा है, आप गुलामी के अंदर हैं, आप कलोनियल रूल के अंदर हैं, आपके ऊपर ब्रिटिश राज है, लेकिन आपको अपनी सारी कमज़ोरियाँ, कोताहियाँ, गलतियाँ, हकूक़ भुला के आपको खिलाफत को बचाने के लिए निकलना था। फिर वहाँ पे सो मच सो के मेंबर पे खड़े होकर मौलवी जो थे उस टाइम पे ऐलान किया करते थे, खुतबे दिया करते थे कि इस मुल्क से ज़मीन से हिजरत कर जाओ। उसको आपने मतलब लैंड ऑफ द काफिर करार दे दिया था उन लोगों को ना, कि ये ख़त्म हो गया हमारा लैंड। तो आपने 50-60 हज़ार बंदे को वहाँ से निकाला और भगा दिया। वो 50-60 हज़ार बंदा पहले तो अफ़गानिस्तान वालों ने घुसने दिया, जब 15-20 के बाद जब ज़्यादा लोग आए तो उन्होंने कहा भाई वापस वहाँ से आप चिपड़े खा के वापस मुड़े जाके, तो आपने दारुल हर्ब करार दे दिया था उसको जी, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप और आगे आते हैं तो फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो आज चल रहा है आपका वही 1935 वाला एक्ट था, उसके अंदर भी आपको शिकस्त थी। तो आपको एहसास हुआ कि जो मुस्लिम लीग की जो बड़ी हाई सेंट्रिक पॉलिसीज़ थी और बड़ी लेटेस्ट माइंडसेट था हमारा, तो हमें लोगों के साथ करना पड़ेगा। तो भला हो आपका World War II का ना होती तो सारी गुलामी में होते इस वक्त, आप गुलामी में रह जाते। तो भला हो हिटलर का आ गया वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट किया। ये भला हो हिटलर का हमने कह दिया तो हिटलर उठा लेंगे जाके पॉइंट जाके, तो पॉइंट से खैर है। वहाँ से और आगे आते तो अब देखिए इसमें समझ में क्या आ रहा है, इसमें हमें समझ में आ रहा है कि दो साइड्स हैं। एक तरफ मजहब है जो कि डोमिनेट कर रहा है, एक तरफ सेकुलरिज्म है जो कि साथ साथ चल रहा है। इन दोनों की फ़ाइट जो है वो एक मुल्क की फाउंडेशंस रख रही है। वो फाउंडेशंस के अंदर मुझे तो कायदे आज़म की 2 स्टेटमेंट्स भी मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। मुझे उन स्टेटमेंट्स के अंदर भी कायदे आज़म की अगेन कन्फ्यूजन नज़र आती है। एक तरफ उन्होंने 1944 के अंदर अलीगढ़ के अंदर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान केम इनटू बीइंग द डे द फर्स्ट हिंदू नेशनल बिकेम मुस्लिम, ठीक है। एक उनकी ये बात थी कि जी पाकिस्तान उसी दिन बन गया था। साथ ही साथ जब वो आगे आते हैं तो वो कहते हैं यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, योर मॉस्क्स, यू आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन दैट यू वांट। उनकी तकरीर है जो सारे सेकुलर्स इस्तेमाल करते हैं दिखाने के लिए, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द मैटर्स ऑफ द स्टेट। अब एक तरफ आप कह रहे हैं कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद द मैटर्स ऑफ द स्टेट, दूसरी तरफ जो आप खान साहब वाला इस्लामिक टच भी दे रहे हैं। ऐसे ही है, तो आप समझे ना, आप कंफ्यूजन, तो यानी इस्लामिक टच नई चीज़ नहीं है। इस्लामिक टच सर नई चीज़ नहीं है। इस्लाम को रिलीजन हैज़ बिन यूज्ड एज अ टूल। अब आई एम नॉट श्योर कि नहीं, बड़ी अफसोस की बात है किसके माइंड में ये चीज़ आई कि लेकिन वो चीज़ जो भी था दैट आइडिया ने हमें आज़ादी दिलवा दी, लेकिन क्या कायदे आज़म का कोई 100 साल मंसूबा था पाकिस्तान के लिए? नहीं, देयर वाज नो विजन, कोई हिस्सा था नहीं। बस उनको ये था कि मैंने आज़ादी दिलवानी है। एक होता है ना कभी बार आप, वो एक बड़ी अगेन सिली मिसाल है कि मैंने ये गाड़ी लेनी है। जब आप गाड़ी ले लेते हैं आपको कहते हैं ओह मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आती, वो पेट्रोल कहाँ से सही है, ये चीज़ें होती हैं। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी थी। तो ये तो खान साहब से भी लिंक तो नहीं होता। इन मुझे लगता है ये जो बहुत बड़े लीडर्स हैं ना इनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कोई शायद प्रॉब्लम। मैस्लो की थ्योरी ऑफ, अगर हम हायरार्की को पढ़े ना उसके अंदर आपको एंड पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नज़र आ रही होती है, जहाँ पे आपका ज़मीर जो है उसको सुकून मिल रहा होता है कि हाँ मैं जिस दुनिया में आया था, जिस मकसद के तहत मैंने कर लिया। तो मुझे लगता है कि शायद कायदे आज़म के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो थी उनको किक इतनी ज़्यादा वहाँ मिलती थी कि यार आज़ादी दिलवा दो, तो ये बात अमर हो जाओ। एक सवाल है यहाँ पे कि नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर क्यों बनना चाहते हैं? क्या उनके पास कोई सोल्यूशन है टू द प्रॉब्लम्स एंड? फॉर एग्जांपल ऐसे पाकिस्तान में करेंसी डिवैल्यूएशन का प्रॉब्लम है, एक जस्ट टू आइडेंटिफाई, तो तीनों को हम टेबल पे बढ़ा के पूछते हैं सर इसका सोल्यूशन बता दें। ट्रम्प, बाइडन, पूरी दुनिया के लीडर्स अगर हम इस वक्त देखें जमहूरी तर्ज में कि पॉपुलर होना नेसेसरी है जमहूरियत में जीतने के लिए, पॉपुलिस्ट नेशनलिज्म दैट थ्राइव्स, करेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, पॉलिसी मेकिंग ज़रूरी नहीं है। तो खान साहब के अंदर भी मुझे लगता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है खान साहब की वो बहुत ऊपर है। 92 का वर्ल्ड कप जीत लिया, हाँ ठीक है वर्ल्ड कप जीत लिया, कैप्टन था, हाँ ठीक है। सर शौकत खानम बना लो, हाँ ठीक है अच्छी बात थी यार, शौकत खानम बना लो।
थोड़ा सा और वहाँ से आप आगे आते हैं तो जाके कहते हैं अच्छा बड़ी पार्टी बना लो, हाँ ठीक है PM बन जाओ, PM बन के हाँ ठीक है इतने PM और भी तो आए हैं, पूरे नहीं हुए, यूनिक नहीं हूँ मैं, यूनिक नहीं हो पा रहे। मुझे लगता है वो यूनिक के चक्कर के अंदर ना वो जेल के अंदर बैठ के डील नहीं कर रहे, कह रहे मैं डील नहीं आऊँगा। ही नोज़ दैट ही हैज़ मोबिलाइज द मैसेज, ही नोज़ द मैसेज विल इवेंचुअली कम आउट, ही नोज़ दैट इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट इफ, इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन लोग बाहर आएंगे। दैट इज़ व्हाट ही इज़ काउंटिंग। नहीं जो महंगाई हो रही है उन्होंने आना ही आना है। वो तो देखें ये जो प्रो इमरान खान वेव है ना इस वक्त, वो कह लिए उसकी पर्सनैलिटी भी नहीं है। मैं यही ये समझाने की पिछले कोशिश 2 साल की जो बर्बादी हुई है फाइनेंशियली, ये मैं कहता हूँ 40-50% उसका काम है। बिल्कुल ऐसे ही सर, इन्फ्लेशन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। अगर हम इमरान खान साहब की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की पीक की बात करें कि उनको अपना क्लाइमैक्स नहीं मिल रहा तो क्लाइमैक्स ना मिलने की ये बात नहीं है कि कोई गलत हो गया, ये अच्छी बात है। यही लोग होते हैं जो रेवोल्यूशनरी होते हैं, यही लोग होते हैं जो लीडर होते हैं। मेरी खान साहब से मुलाकात थी, मैं बड़ी अजीब सी चीज़ कोट करता हूँ, मैं तो शायद अपनी बेगम के अलावा एक आधे बंदे को ही बताया होगा। खान साहब का ऑरा तो है, खान साहब हम जमान पार्क में थे और मेरे ख्याल है ज़्यादा लोग होंगे, कोई 7, 8, 10 लोग होंगे शायद, जब बैठे हुए हैं आराम से गुफ्तगू हो रही है। जब खान साहब आए ना तो वो हवाएं नहीं चलती हैं चली हवाएं म्यूज़िक जो गानों में घंटियाँ बजती हैं वो बजी। अच्छा यार उस बंदे को आ रहा था यार ये एक अलग चीज़, वो मैं अपनी उसके अंदर रहता हूँ कि जाके अगर मैं ज़्यादा साथ मिलूंगा जाके तो शायद मुझे कल को जाके इन पे मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैंने किया बाद में कि जब बहुत ज़्यादा सैलाब आए हुए थे तो आधा पाकिस्तान डूबा हुआ था, तो इन्होंने 3 दिन की अपनी जो नेशन वाइड ये कैंपेन कर रहे थे, 3 दिन का गैप लिया, चौथे दिन जाके इन्होंने 100 किलोमीटर दूर जाके जेल में जलसा कर दिया। तो मैं उस पर काफ़ी बोला था जाके, 1-2 जगह पे मैंने जाके पूरे एनालिसिस मेरे मौजूद हैं जिसमें मुझे इनकी तरफ से 1-2 लोगों की काम ही कह रहे, तो बहुत ही आपने हार्श बातें की। मैंने कहा था इमेजिन इफ समबडी फ्रॉम योर फैमिली वाज ओपनली यूरिनेटिंग ओवर देयर इन द वॉशरूम और साथ बैठी कोई दूसरी जमात जलसा कर रही, तो आपको कैसे लगता है? इन्होंने छोड़ना ही नहीं था और ये छोड़ते भी नहीं थे। छोड़ते तो इस तरह की बात तो मैंने की है, लेकिन ये मैं वैसे बता रहा हूँ कि उनकी ऑरा की बात, अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं ना, तो दैट वे ही इज़ गिफ्टेड, बट उस गिफ्ट का इस्तेमाल किस तरह से करके क्या अचीव कर लेते हैं दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट, पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो जाएगा। इसी बात के अंदर से अब 2 चीज़ें हमारी बीच में आ जाती हैं। हमने कायदे आज़म के ऊपर हम आगे थे, कायदे आज़म के बाद भी हमें नज़र आई जहाँ पे हमने 2 ममालिक की बात की कि 75 साल के अंदर वो कहाँ निकल के वो कहाँ निकल के, हमारे अगले 8 साल के अंदर ही डिसाइड हो गया था कि वो किधर जा रहे हैं हम किधर। पहला काम जो करना था, आपने बड़े जो आपके लैंड से फ्यूडल लॉर्ड्स से आपने उनको तोड़ना था, उनकी कमर आपने बांधनी थी, आपने उनके बड़े बड़े जो हेजेमोनिक डिज़ाइंस थे ना, कहने को तो एक ग्लोबल पॉलिटिक्स में टर्म यूज़ होती है लेकिन यहाँ के लॉर्ड्स का भी वही काम था ना कि यदि भी ज़मीन गाड़ लो, ओदी भी गाड़ लो, ओदी भी गाड़ लो, ठीक है। वो सूदी निज़ाम वहाँ से शुरू हो जाता है, फिर जाके पैसे दे भाई ये कर। तो खैर वो फ्यूडल लॉर्ड्स का आपने उनकी बैक को आपने ब्रेक नहीं किया, वो तगड़े होते क्या जाके आपके PMs जो थे वो आधे घंटे के लिए आ रहा है, 3 मिनट के लिए आ रहा है, 4 मिनट के लिए आ रहा है, 2 महीने आ जाएगा, 6 महीने, कोई 8-10 प्राइम मिनिस्टर आपने अगले 8 सालों में 10 सालों में चेंज कर दिया जाके। साथ अयूब साहब आ जाते हैं, फिर अयूब साहब के बाद याहिया साहब का दौर, सुप्रीम लीडर साहब आ जाते हैं, फिर आपके वही प्रेसिडेंशियल से आप डेमोक्रेटिक के अंदर जंपें खा रहे हैं, रिलीजन और सेकुलरिज्म के अंदर जंगें खा रहे हैं। मुल्क जो है आपका टूट रहा है, लेकिन आपने इमेज क्या उठाया हुआ है कि रात की तारीकी में हम पे भारत ने हम पे हमला किया हुआ है और हमने उस हमले का दफा कर दिया, ठीक है। आप बता रहे हैं कि हम पे हमला हो गया, पाकिस्तान बनते साथ ही हमने कुछ नहीं किया, हमने गुरिल्ला वॉरफेयर नहीं किया, हमने छेड़ा नहीं है, हम छेड़ा-छाड़ी नहीं करते भी, हम बड़े तगड़े हैं। आपने तो कोशिश की थी, आपने उंगली की थी, वो तो अलग बात है, आपको चिढ़े इतनी पड़ेंगी, आपको एहसास हुआ कि यार इसका ज़रा नैरेटिव रखो, असल में ना करो, ये तो बड़ी मार पड़ती है आपको वहाँ से जाके। वहाँ से खैर आप आगे निकले, जाके आगे आए तो आपका पाकिस्तान ही पैदा हो गया, 1971 हो गया। अब 1971 का कंपैरिजन किस तरह होता है प्रेजेंटली, इस पे भी इसके बाद बात कर लेते हैं इसके ऊपर। लेकिन वहाँ से आप आगे आते हैं तो आपके ज़िया साहब आ जाते हैं, अल्लाह अकबर, ज़रूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़िया साहब की बात करने लगे ना तो बिस्मिल्लाह पढ़ें आप जाके। वज़ू किया आपने? मेरा अलग वज़ू होता है, सुभान अल्लाह। फिर ज़िया साहब की बात के लिए ज़रूरी है, हाफ़िज़ साहब की बात भी इसी तरह क्या करें वो हाफ़िज़ साहब जो इधर थे अभी, हाफ़िज़ साहब विश करते हैं कि वो ज़िया साहब, हाफ़िज़ साहब जो हमें पानी पिलाने आए थे, कौन थे, किनकी बात कर रहे थे? हाफ़िज़ साहब आएंगे पिलाने आपको भी। ये वाला तो हाल है यार, क्या मुल्क है यार, क्या निज़ाम है। खैर अब वहाँ से आप आगे जाते हैं, आपके ज़िया साहब आ जाते हैं। ज़िया साहब की अब देखें क्या आपकी एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस आइडियोलॉजी है, उसको मैं पीरियड ऑफ ट्राइको को गुजारता हूँ, 90s का जो म्यूजिकल चेयर खिलाई गई इनको जाके, नॉनसेंस पीरियड था। फिर आप ले आते हैं मुशर्रफ इराक़ को। अब एक तरफ इतना इस्लामिस्ट आपने एलिमेंट छोड़ा है पीछे, दूसरी जानिब आपका एक साहब आए हैं जिन्होंने रोशन खाली के नाम पे नंगे बच्चे और बच्चियों को आधी निकरें बना के इकट्ठे दौड़ा दिए,
हाँ लाइसेंस दिया उन्होंने, एनलाइटेंड मॉडरेशन आ ऐसे गई। ही। अब आप मेरा इस देखिए मैं बिल्ड क्या कह रहा हूँ, सर सैयद अहमद ख़ान, अलीगढ़ मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट, उससे पीछे आप गए हैं जाके शेख अहमद सरहंदी एक्सपोजिंग द पॉलिसी ऑफ दीन इलाही, फिर आप आगे आए हैं तो आपका मज़हब का इस्तेमाल इधर हो रहा है। मतलब आपकी जो पोलराइजेशन है ना सोसाइटी की, जो कन्फ्यूजन है सोसाइटी की, इट हैज़ डीप रूटेड फ्लॉज, डीप रूटेड कनेक्शंस विद आवर पास्ट, जिनको एड्रेस ही नहीं किया गया, जिन पे बात ही नहीं की गई। फिर मुशर्रफ सर की बात से हम आगे स्टूपिड सी लूली लंगड़ी सी डेमोक्रेसी चलती रही हमारे मुल्क के अंदर जाके, उसके अंदर भी जाके आपने देख लिया हमारे वज़ीर आज़मों को जाके नंगा कर दिया जाता है दूसरी एयरपोर्ट्स के ऊपर, और हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो मजाक है। हमारा सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म फारग करता है, वज़ीर आज़म ख़त नहीं लिख रहा, मतलब कि हर कोई इदारा इन्वॉल्व है अजीब पुठी हरकतों के अंदर। क्या तमाशा बनाया हुआ है यार, मतलब अजीब स्टूपिडिटी है। मतलब हम फुद्दू लगे हुए हैं, हम नहीं हैं इस मुल्क के अंदर, हमारे कोई राइट्स नहीं है, तो फिर हमें निकाल दो भाई, या निकाल लो अपना छोटा मुल्क बना लो, नहीं तो हमें हमारे राइट्स दे दो ना। तो लड़ाई तो है ही नहीं, लॉजिक की बात है। टेक्निकली पाकिस्तान छोटा मुल्क ही है, पंजाब ही पंजाब है। बात आप तो- सारे तो बाहर रहते हैं गरीब गुरबा इलाके में, तो वो तो हम ऑपरेट कर रहे हैं। बात तो बिल्कुल ठीक और कर दिया स्पेसिफिकली मैं कहता हूँ कि नॉर्थ पंजाब हर चीज़ चलाता है। ख्याल कीजिएगा ये नॉर्थ और साउथ के अलावा बाकी जो है ना अपना मुल्क लेके थोड़ा सा दूर ना हो जाए जाके। मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताऊँ, क्या रिलीजन की बात और मेन स्ट्रीम मीडिया कल्चर क्या बात करें। मैं रमज़ान ट्रांसमिशन माशाल्लाह 2 साल से होस्ट कर रहा हूँ। रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर मैंने फैसला किया था कि मैं कोई सियासी गुफ्तगू नहीं कर रहा भाई, हम मज़हब की बात कर रहे हैं, सीखेंगे और सिखाएंगे, ठीक है, जो हमें पता है थोड़ा बहुत बता देंगे, लेकिन चूंकि मज़हब इतना सेंसिटिव टॉपिक है हमारे ख़ास करके हमारे मुल्क के अंदर, तो बचने के लिए कि हमें कोई जला ना दे, तो बेहतर है कि हम आलिम जो बैठे हैं उनसे बात कर लें जाके, ताकि उनको जला देंगे वो गलती करें। उनको नहीं जलाते सर, उनके बड़े बड़े तगड़े हैं वो लोग, उनको नहीं कोई जलाता, वो जलाने वालों में से ज़रूर है, लेकिन आप ज़रा आप कुछ नहीं कर सकते। खैर 27 रोज़े गुजर के 27वीं की मेरा ख्याल है कोई अफ्तारी से कुछ टाइम पहले की बात होगी, तो हमारे इलामा साहब थे वो बड़े फ़्लो में थे, वो इतने फ़्लो में थे कि उन्होंने जब उनको कहा गया डायरेक्टर साहब ने यार थोड़ी पाकिस्तान का भी लिंक कर दें, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला ही नहीं। ब्रेक के बाद उन्होंने लिंक करना शुरू किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बनाया अल्लाह ने, तोहफ़ा अल्लाह का, और ये बना भी पता नहीं 27वीं को था, ये आया भी आज़ादी भी रमज़ान की 27वीं को मिली थी, सब कुछ इस 27वीं को होता है आज तक। तो इस 27वीं के अंदर मैं आपको एक चीज़ खुल के आज बता दूँ कि जो लोग परेशान और मायूस हैं कि अल्लाह ताला का वादा है ये सरज़मीन पाकिस्तान, वो इसको कभी वापस नहीं लेगा। मोटिवेटिंग बात नहीं लगती आपको? नहीं सर एक सेकंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लाइमेक्स, हमारा क्लाइमेक्स क्या था? मैंने कहा सर माजरत एक वेरी रिस्पेक्टफुली सर, अल्लाह का वादा है कि वह मुल्क वापस नहीं लेगा, लेकिन वो हमसे लेके किसी और को ज़रूर दे देगा, वो बांग्लादेश। डायरेक्टर साहब की बात, इस्माइल भाई वो समझ रहे हैं कि ये हमने क्या बात कर, मुझे लामा साहब ने कहा तुम बड़े शरारती हो यार, ये तुमने क्या बात की। मैंने कहा लामा साहब आप खुद ही, आप मतलब आई अंडरस्टैंड कि हमने थोड़ा सा एग्जैजरेट करना है, आप मुझे कह रहे हैं कि एक हमारा मुल्क टूटा हुआ है, आप कह रहे हैं कि अल्लाह का वादा है कि हमारे से वापस ही नहीं लेगा। लेकिन वो तो गलत हो गया ना। नहीं तो फिर वो किधर गया? वो क्या अल्लाह के, फिर मैंने कहा अल्लाह का वादा ये होगा कि वापस नहीं लेगा, हमसे लेके किसी और को दे देगा, तो क्या कीजिएगा? वादा यही रहेगा कि अल्लाह मुल्क वापस नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से उठा के किसी और के पास ना चला जाए। इस पे डॉक्टर साहब का बयान है कि अरबों से इस्लाम की हाकिमियत ले ली गई थी जब वो अयाशियों में पड़ गए थे, और वो टर्क्स को दे दी गई थी। तो अल्लाह ने टर्क्स को इतना लंबा और ग्लोरियस पीरियड दिया दुनिया की, मतलब यहाँ भी तार टर्क्स थे, ऑटोमन एम्पायर तार टर्क्स थे, उनको टाइम दे दिया। तो ये तो अल्लाह ने कहा है कि मेरे कानून की हाकिमियत होगी, किसी कौम की हाकिमियत नहीं होगी। क्या बात है? तो अल्लाह का कानून, मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश शायद ज़्यादा इस्लामिक है पाकिस्तान की बनस्बत, अल्लाह का कानून तो चल रहा है। ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों भरा गया आपके अंदर भाई? ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ने भी तो हमें मारा ना, हमने अपने अंदर सेल्फ क्वेश्चनिंग ही नहीं की। आपने खुद अपने ज़मीर के अंदर कभी झांका ही नहीं, हमारी औकात है क्या? मज़हब को आपने एक्सप्लॉइट किया, मज़हब को आपने बेचा। आप जाके जुमे का सर खुतबा सुन लें जाके, उधर आपकी फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर जाके अगर आपके किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की भी बात हो रही होती है ना, आपके रशिया के साथ, आई रिमेंबर के रशिया के साथ उन्होंने बड़े अच्छे आपके ताल्लुकात बनने की कोशिश हो रही थी। खान साहब जा गए थे उससे पहले, उससे थोड़ा सा अर्सा पहले की बात है कि आपको फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे आपका टिल्ट उधर स्विच हो रहा था। जुमा पढ़ने गया तो मौलवी साहब फुल खतबा कर रहे हैं जाके कि कुफार से हमने जान छुड़ानी है, जाके बर्बाद कर दे, रूस को भी बर्बाद कर दे। मैंने कहा सर एक फॉरेन पॉलिसी स्विच आया है, रूस को आप बर्बादी की, आप इधर दुआ करी जा रहे हैं। उनको वो सस्ता GHQ से पैगाम नहीं आया था। सस्ता सर GHQ से पैगाम इतना नीचे नहीं आता, GHQ वाले बड़े समझदार हैं, ये लोग अपनी जंग लड़ते रहते नीचे। इसमें मेरा पॉइंट कहने का है तालीम की कमी है, शऊर की कमी है, पता ही नहीं है बात ये करनी है। रटे रटाए लेक्चर है, हला बोली जाओ बेची जाओ, वो रटे रटाए लेक्चर भाषण बने हैं। हर बंदा जिसको उठता है जाके, हम ये मदारिस को देख लेना जाके, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जाके सर आपकी
2023 के अंदर ना पाकिस्तान के अंदर मदारिस के अंदर और ओवरऑल पाकिस्तान में हर 2 घंटे बाद जो है ना एक बच्चे के साथ ज़्यादती होती रही। तो ये तो आपका मदारिस है, तो वहाँ पे आपने बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। और इस रियलिटी को इस्तेमाल किया जाता है रिलीजियस लोगों की तरफ से स्टूपिड चीज़ें डिफेंड करने के लिए। और जो बाज़ार क्या कहते हैं सेकुलर लिबरल लोग होते हैं दीन को अटैक करने के लिए। मैं तो इस पर कहता हूँ ये इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है सर इसका दीन से। आप एक बंद डब्बे में लोगों को बंद करेंगे यही पुट्ठी हरकतें होंगी और ये अक्रॉस होती है। लेकिन दीनी लोगों को चाहिए कि वो आउट ऑफ द वे जाएँ इसको रोकने के लिए। अगर आप देखें, अगर आप एक दीनी स्कॉलर हैं और आप मोरालिटी सुबह दोपहर शाम ज्ञान दे रहे हैं तो फिर आपको वो इन्फोर्स करने में ज़्यादा रोल अदा करना है, बिकॉज आप उसी की बेसिस के ऊपर अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, उसी की बेसिस पे ऊपर आपकी चंदा बुक्स चल रही हैं, आपका फाइनेंशियल निज़ाम चल रहा है। ये मदरसों की मैं बात कर रहा हूँ, दीनी स्कॉलर से कर रहा हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये रिसेंटली हुआ था मुआविया साहब का केस, तो एब्साम लाई ज़हीर साहब चले गए थे वहाँ पे। भाई आपका क्या काम है, आप हैं कौन, कानून है, कानून फॉलो। अगर उसने कुछ गलत किया सख्त सख्त सजा दी जाए। कितने केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, कितने केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। आप जाके जो हो जाते हैं उसके अंदर आप लोच डाल देते हैं, लोच डाल के अपन को जलील करते हैं। यही ख़वातीन का मसला है। ये पता है जब ये औरत मार्च वालों के पीछे हल अल्लाह मचा के पढ़ते हैं ना जाके, तो मैं उनको भी कहता हूँ यार प्रॉब्लम तो है ना, मैं ये नहीं कह रहा सही है या गलत है, तो मुझे ये बात कहते हो ना कि बिल्कुल बिल्कुल हकूक़ दिए, इस्लाम में हकूक़ दिए, पहला मज़हब था जिसने हकूक़ दिए। भाई सही कह रहे हैं आप, सही आप कह रहे हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए, आपने नहीं दिए, आपने नहीं दिया, आपने नहीं दिया। आप देखिए हर चीज़ को रिलीजन इस्तेमाल करते हैं आप, हर एलिमेंट को रिलीजन की। मैं कहता हूँ जाके आप अंडर एज ख़वातीन की बच्चों की देख लें जाके, जिनकी मैरिजेस होती हैं प्रेवलेंट है अभी तक हैं, जाके आप देख लें। स्टीरियोटाइप्स जो होती हैं बच्चियों के ऊपर वो मौजूद हैं। आप अर्ली प्रेगनेंसीज की बात कर लें, वो बच्चियाँ मौजूद हैं वहाँ पे। और सर सबसे बड़ा मैरिजेस मसला की है, बात कर लें, बच्चियाँ मौजूद हैं वहाँ पे। पूरे सब कॉन्टेंट में जो सबसे बड़ा औरतों का मसला है उनको जायदाद नहीं मिलती, जायदाद में हिस्से का इसके ऊपर तो कोई कुछ करने को नहीं तैयार। वो तेरी शादी से तूने देता सी ना वो काफ़ी है, और नहीं भाई वो काफ़ी नहीं है, शादी पे जो दिया वो दैट्स अ सेपरेट थिंग, उसका जो हक है वो उसको दो। तो नहीं देते पूरे सब कंटेंट के अंदर। मैं बताता हूँ कि जो आपकी सबसे एलीट क्लास भी है ना, मोस्ट एजुकेटेड, वो भी नहीं देती। हाँ वो भी नहीं देती। आप देखिए गरीब गुरबा तो और बात है ना, जहाँ पे इल्म नहीं पहुँचा, आप कहते हैं जी ये लोग बाजार जाहिल उजाड़ हैं, वो एक चीज़ करें अल्लाह उनको माफ़ करेगा। आप जो सबसे एजुकेटेड एलीट, आपको हर चीज़ पता है, आप भी नहीं देते। आप जब औरतों को फाइनेंशियली सिक्योर नहीं करेंगे तो फिर वो बच्चियाँ जो मर्जी करें, आपको कोई इख्तियार नहीं बनता ना कुछ कहने के लिए, या आप लोग खुद डिसइंफ्रेंचाइज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जितना बेड़ा गर्क मौलवियों ने इस्लाम का किया है और सबसिक्वेंटली मुसलमानों का ईमान उठा है उसके ऊपर से, सबसे बड़े तो यही हैं, ये हैं। और हमारी सर फतवे बांटी जा रहे हैं भाई, फतवे बांटे, तू काफिर, तू काफिर, तू काफिर, तू काफिर, तेरी वो टुकनों से ऊपर है, तू काफिर, तेरी टुकनों से नीचे है, तू काफिर, तेरी पगड़ी का रंग ये है, तू काफिर, तेरी पगड़ी का रंग ये है, तू भी काफिर। और इतना आउटडेटेड इंसैनिटी है, इंसैनिटी, इतने आउटडेटेड इनकी गुफ्तगू है ना ये मौलवी हजरात की। मतलब कि दाढ़ी से मसला नहीं है इनका, मतलब दाढ़ी से कहते हैं ना इस्लाम हमारा शुरू होता है दाढ़ी से शुरू होकर बट्टे पे ख़त्म हो जाता है जाके। हाँ, उसके अलावा कोई मसला ही नहीं है। अभी आप अंदाज़ा लगाएं, वो एक बच्ची इंटरव्यू करने गई किसी का, वो अगला लड़का ओए उसको दुपट्टा पे नहीं जा रहा ज़बरदस्ती, हाउ डेयर यू ब्रो। नहीं, उसने आगे से कहा भी आप मुझे टच कैसे कर सकते हैं, या तो इतना बड़ा गुनाह किया है। वो सही कह रही है, आप कैसे उसको हाथ लगा रहे हैं? कह रहा है यार, तो उसको हाथ लगाई जा रहा है, तो उसके ऊपर दुपट्टा इतना फोर्सफुली हाथ लगा रहा है। ये जाहिर होता है इनका माइंडसेट। ये बीमार लोग भी हैं, इनको चपेड़ों की भी कमी है और इनको लॉ एंड ऑर्डर अकाउंटेबिलिटी की भी कमी है। जहाँ आप इनको उठा के बंद करना शुरू करें, ये मसला है। ये कैसा मसला है, मुझे तो हैरत हो रही है अभी भी जाके। वो बच्ची ने बड़ा अच्छा हैंडल किया उसने जाके। नहीं वो तो उसने कहा कि आप मुझे हाथ किस तरह लगा रहे हो, और तुम्हारी जरूरत किस तरह के भाई तुम हाथ लगा रहे हो। उसने वो उस पूरे नैरेटिव की धज्जियाँ बखेर दी। हाँ, ये देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक इंसान से, अगर मिसाल के तौर पे मैं रिलीजियस आदमी हूँ, बात करते हैं, और इस तरह खातून मुझे स्ट्रीट पे अप्रोच करती है, मैं उसको इंटरव्यू ही नहीं दूंगा। कि वो ना महरम है, उसने दुपट्टा नहीं किया हुआ, उसका महरम साथ में नहीं दूंगा। ये असल रिलीजियस मौकफ हो सकता है। लेकिन मैं वहाँ खड़े होके बेशर्मी से उसको इंटरव्यू दूँ, देखूंगा बहन आप दुपट्टा पहन लें, तू मामा लग रहे हैं, मामला का तेरी बहन है, ठीक है, पीछे हो जाके भाई हाथ भी लगाई जा रहा है। और सर ये हॉर्नी भी सबसे ज्यादा यही लोग होते हैं, कसम से। मतलब इतना इसके अंदर, इनके अंदर गंद भरा हुआ है जाके। मैं अभी जाके एक और वो वीडियो देख रहा था, उसके अंदर उन्होंने फैक्ट्स ब्रेक किए हुए थे कि किस तरह से। उस बहन को मैं कहूँगा कि उसको ना एक जवाब भूल गया था। वो उसे कहती तू पहले मुट्ठी भर दाढ़ी तो रख ले, तू दाढ़ी तो रख ले पहले भाई, ठीक है, तू फिर मैनू कहीं जिस दिन तेरी मुट्ठी भर शरी दाढ़ी होगी तो 5 बजे नमाजी के मैं दुपट्टा ही पहन लूँ। इन लोगों को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इनको सही टकरा है।
जो इनके लेवल पे, हालांकि उनका इल्मी लेवल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके लेवल पे जब उनको बातें करते हैं ना, ओह अल्लाह माफ़ और इनसे बहस तो नहीं कर सकते वैसे, वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, उनका काम है। धज्जियाँ बखेर देता है। मेरे जैसा तो सर, मैं तो जाऊँ तो ये दूसरी मस्जिद से एक दरवाजे से एंटर हूँ तो दूसरे दरवाजे से निकल जाए आगे कि वैसे ही काफिर है जाके। ये तो मज़हब है आपका, इतना इनसिक्योर किस्म के आपका माइंडसेट है जाके, और आप जाके मतलब अंदाज़ा लगाएं। मुझे पता है क्या मेरी मेमोरीज़ क्या हैं कि मैं एक मस्जिद में जा रहा हूँ, मुझे कोई हाथ से पकड़ के झड़क के पीछे कर रहा है, यार पीछे खड़ा करो, हाँ बच्चा है, हाँ बच्चा है जाके। मेरी पता वहाँ पे क्या मेमोरी है कि एक साहब उठे, वो बच्चे 2 बच्चे पीछे खेल रहे थे, उसने जुम्मे के अंदर उठ के जैसे दुआ भी नहीं ख़त्म हुई, सलाम फिरा, दूसरा सलाम फिरा, उसने चंडे करानी शुरू कर दी और गंदी माँ बहन की गाली, तेरी भी बहन बढ़िया 10वां दिन में निकल बाहर। और यार वो दोनों बच्चे रोते रोते, यार मोहब्बत दो भाई, उसको प्यार से बैठाओ, उसको आने तो दो, उसकी आदत तो डेवलप होने दो। तुम उसको मार दौड़ के पहले भगा देते हो वहाँ से, तो फिर वो तुम्हारा खाक और मट्टी तुम्हारा आएगा। फिर तुम्हारे वही जो मतलब वो स्टूपिड किस्म के लॉजिकल अनपढ़ जाहिल जो मौलवी तबका बचता है, वही बैठा हुआ है जिसको ना सर आप उसके पास तालीम है, ना वो 2 जमा 2 4 जमातें पढ़ा हुआ है, ना उसको इकोनॉमी का पता, ना उसको पॉलिटिक्स का पता, ना उसको मईशत का पता, उसको आखिरत की परवाह है उसको कि जी मैं आखिरत के अंदर जाना है। लेकिन उसको ये नहीं पता उस आखिरत तक जाने के लिए मैंने बैलेंस मेंटेन करना है, जिसमें मैंने घर वालों के भी हकूक़ देने हैं, सोसाइटी के भी हकूक़ पूरे करने हैं, मैंने अपने मुआशरे के लिए भी एक रोल प्ले करना है, जो मुझे गिफ्ट्स अल्लाह ताला ने दिए हैं उसका भी इस्तेमाल करना है। और मैंने सिर्फ जो 5 वक्त की मैं नमाज़ पढ़ी जा रहा हूँ, जिसके अंदर भी आधी दफ़ा मेरा वज़ू ख़राब हुआ होता है जाकर, लेकिन मैं कहता हूँ खैर है, कौन देख रहा है, इनके साथ तो खड़े होना, अल्लाह तो देख रहा है, आप वो पेली जा रहे हो, आप पेली जा रहे हो। और इसको फिर इस्तेमाल करते हो आप चंदों से, इस्तेमाल करते हैं इनके लीडरान जिनको बड़े बड़े पैसे मिलते हैं, उनके बाद जाके सबसे ऊपर हमारे जो अब्बा जी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं इनको बना के रखो, खैर है, जिस टाइम ज़रूरत पड़ी हिलाने की मुल्क को, जिस टाइम निज़ाम धर्म भरम करना हुआ, इशारा दिया चल भाई, वो दुम हिलाता भागा जाएगा, जाके बैठ जाएगा। रियलिटी है सर। टीएलपी कहाँ बनी, क्यों बनी, किस जमात को हटाने के लिए बनी? उनके जो 2017 के दने, ये जो अभी तो खैर उन्होंने क्लीन चिट दे दी है, हमारे आला इदारों ने क्लीन चिट दे दिया कि जी वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड। सही है, उनका क्या कसूर है, वो शरीफ आदमी है। किसी का कसूर नहीं है सर, कसूर सिर्फ आपका है कि आप बैठे यहाँ सवाल पूछ रहे हैं मेरे से, और कसूर मेरा है जो जवाब देने की जुर्रत कर रहा है, बस। तीसरा किसी का कसूर नहीं है, जो खामोशी से बैठा हुआ है वो भी ठीक है, जो मज़हब को बेची जा रहा है वो भी ठीक है, जो बच्चों के साथ जना करी जा रहा है वो भी ठीक है, जो ख़वातीन को हरासा करी जा रहा है वो भी ठीक है। मैं औरत मार्च के ऊपर एक कवरेज के लिए गया हुआ था, वहाँ पे हया मार्च करने ये लोग आ गए थे, और सर अंदाज़ा लगाएं इतना एक्सट्रीमिस्ट के जहाँ से उन ख़वातीन ने एंटर होना था, ये उन दोनों तरफ को रास्ता रोक के बीच में आगे लगा के वहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे और ताड़ रहे थे। मतलब वो उनका पूंडी प्रोग्राम सबसे ज़्यादा चल रहा था वहाँ पे। चेकआउट उन्होंने ही करना है इन चेक्स को, ब्रो नाइस चेक ब्रो, इधर मुँह करके अल्लाह अकबर जी काफिर हैं। अबे क्या लोग हो तुम्हें बता ही कोई नहीं रहा। और बताएं किस तरह सर, डर है ना, घर वाले हैं, बच्चे जाके जाएंगे, कोई पकड़ लेगा उठा के, आवाज़ करानी है, एक आवाज़ करानी है आपने। ये सोसाइटी है, सोसाइटी में कैसे प्रेवलेंट हूँ मैं, तो सिर्फ हिदायत की दरख्वास्त कर सकता हूँ। कितना मज़े का डिस्कोर्स है सर, देखें जब आपको इजाज़त मिले बोलने की, मुझे कहते हैं जाके 3 मिनट के अंदर जाके डेमोक्रेसी के ऊपर तबसरा कर दो। अभी छनकना में 3 मिनट के अंदर जाके 10 मिनट तो बैठ रहते हैं, पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली जाके, ये सबसे बड़ा मसला था जाके। साथ ही कहते हैं खत्म हो गया टाइम जाके, अबे भाई बोलने तो दे, तो एक को बिठा ले, उससे बात अच्छी तरीके से कर ले, हाल मचाई रखो, रेटिंग आएगी। वरना इवेंचुअली ये भी बड़ा गोल है, 2 को लड़वा दो, ये तो कॉमन है, कॉमन तरीन 2 को लड़वा दो जाके, आपस में बहस डाल दो जाके। मज़े की बात है इसके अंदर ना, हमारे ही एक इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ थे, उनका भी एक दिन इकट्ठे हुए, वो मौजूद नहीं थे, लेकिन बाकी सारे हमारा काफ़ी जो सीनियर मैनेजमेंट थी एक चैनल की, वो इकट्ठी हुई। तो जो हमारे डायरेक्टर साहब आए थे वो कराची से फ्लाई इन करके आए थे, तो वो उस दिन साथ मौजूद थे। तो उन्होंने कहा हाँ भी कैसा जा रहा है, इसका काम चेक किया है, गेम उठाई हुई है इसने। तो हमारा जो प्रोग्रामिंग हेड था वो कहता सर वो तो ठीक है, वो ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कह रहे यार ऑफ एयर करो, किस बदतमीज़ को तुमने बिठाया। उसने कहा बदतमीज़, ये तो बड़ा नफीस इंसान है यार, ये बदतमीज़ क्या है। कहता उसकी बदतमीज़ी का मतलब था कि जाके जी आगे से आर्ग्यूमेंट करता, आगे से बात को वो नहीं करता जाके, और सुनता नहीं है जाके, हम बड़े हैं इससे। मैंने कहा मैं कोई सोशियोलॉजी की क्लास पढ़ रहा हूँ, जाके बड़े हैं मेरे से, एक लेवल पे बैठी हुए, एज इज़ नॉट अ पैरामीटर ओवर देयर के जिसके ऊपर आप जाके डिसाइड कर रहे हैं जाके। का इज्जत तो बहुत ज़्यादा मैं आपकी करता हूँ, लेकिन आपने मुल्क को बेचने तोड़ने के अंदर आपका भी उतना ही रोल है, क्रिटिकल है उसमें। हाँ, तो ये वाला इनके प्रॉब्लम था। खैर हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, और जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे खान साहब की, तो इससे पहले खान साहब के थोड़ा सा बाद हमारा आए काकड़ साहब का अनकॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर, अगर हम उसको भी हल्का सा ले आए तो जाके वो अगेन अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस हद तक था कि बेसिक्स, मतलब मैं जो मेरा पॉइंट है ना इसके अंदर, देखें मेरे से किसी ने पूछा टेन्योर कैसा गया जी, बड़ी ग्रोथ हुई है, 7 बिलियन आने लगा था, कुवैत से आने लगा था, सऊदीया से आने लगा था, सारी बातें मैं करूँगा आपसे।
मुझे बताओ, अगेन वो कन्फ्यूजन मेरी सॉर्ट आउट करो। मुझे कहता है आर्टिकल 224 मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का मुझे कहता है केयर टेकर सेटअप जो आ रहा है 90 दिनों के लिए आएगा मैक्सिमम। उसने इंतखाबात करवाने, ये कितनी देर रह के गए हैं। ओ इन्हें छड़ो ना जाके, वो तो ठीक है। आर्टिकल 224 उसका दूसरी शेख मुझे कहती है कि जो आएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के जाएगा। क्या करा लिया इन्होंने? ओ इन्हों तो छड़ो ना जाके। बलूचिस्तान के अंदर कुछ लोग हकूक़ मांगने चलते चलाते ठंड में पहुंचते हैं, ख़वातीन लीड कर रही हैं। ऐसी है मारंग बलोच। आपने उनको आप मारंग बलोच का नाम टीवी पे ले सकते हैं? नहीं सर, मारंग बलोच तो मैं मारंग बलोच के कहने से सवाल ही नहीं ना आएगा मारंग बलोच के ऊपर। किस तरह आप सवाल लेके, आप बलूचिस्तान के आधे सवाल काट देते हैं जाके। अच्छा, आप सेपरेटिस्ट मूवमेंट, मतलब ये आपका रन डाउन पहले डिसाइड होता है ना शो से पहले। तो मारंग बलोच तो नहीं, अगर बीच में आप सरप्राइज एकदम से मारंग बलोच का सर, ये सरप्राइजों की वजह से तो आज मैं डिजिटल पे बैठ रहा हूँ। इन्हीं सरप्राइजों की वजह से तो मेरा एक चैनल के ऊपर 8 बजे वाला मेरा शो हुआ प्राइम टाइम का सर, पूरा मॉक पायलट शूट रिकॉर्ड हुआ पूरे गेस्ट के साथ। नून के बड़ी सीनियर तरीन सेनेटर को उठा के उन्होंने बिठाया और पूरा लॉक कर दिया कि सर लड़का मिल गया हमें, बड़ा पढ़ा लिखा है, सब कुछ है। 2 महीने बाद वहाँ पे वो साहब बैठे हुए थे जो कि बातें बड़ी अच्छी करते हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी का जिक्र नहीं करते। तो बड़ा अच्छे हो तुम, बहुत अच्छा शो करते हो, सारा कुछ अच्छा है, सिविलियन सुप्रीमेसी का नाम भी दिया करो। नहीं लेते आप, खेलते हो वही हमारे वाला काम के बड़े बड़े भारी भारी लफ्ज़ बोलते हो। ये नहीं कहते कि सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए। सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए। सिविलियन सुप्रीमेसी का तो आपको पता है कि शिवनिंग जो होती है ना हमारी स्कॉलरशिप फेलोशिप, उसके अंदर उसका मैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान का माशाल्लाह रिजर्व्ड कैंडिडेट हूँ। तो बड़ा एक टफ स्क्रूटनी होती है, स्ट्रॉन्ग किस्म के एसेस जाते हैं, फिर इंटरव्यू बड़ा मुश्किल होता है। तो वो खातून जो इंटरव्यू के अंदर आई वो जाके ब्रिटेन की कोई मैं ख्याल 75 ईयर्स उनकी एज होगी, छोटे छोटे बाल थे, वाइट थी, ब्रिटिश एक्सेंट था, यूँ यूँ मतलब फुल उनका ब्रिटिश मुश्किल एक्सेंट था। जाके कहती हैं कि सारे सवालात के बाद था कि एक चीज़ के ऊपर दिस इज़ द क्वेश्चन दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे। एंड वो क्वेश्चन था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब आ जाते हैं आप, पार्लियामेंट तो नहीं, आप ब्रिटेन में जब आप आ जाते हैं और साउथ एशियन जर्नलिस्ट फेलोज़ के साथ मौजूद है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया, क्या बात करेंगे? मैंने कहा सर सिविलियन सुप्रीमेसी, मेक और ब्रेक था। मैं वहाँ से रिजर्व कैंडिडेट पे आ गया था। होना ना होना एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरे लिए यही बड़ी बात से फ़ख्र बात है, शुक्र अल्लाह का, कि मैंने बात यहाँ पे अगर की है तो मैंने जाके इंटरनेशनली भी उसी चीज़ को उठाया। वही बात है, रिपब्लिक भारत के लिए अगर मैंने यहाँ से रिपोर्ट किया तो मैंने उसी चीज़ को उठाया, उसके अलावा नहीं उठाया। मसला ये था कि जब मैं रिपब्लिक भारत के साथ वो चीज़ को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे मेरे मुल्क के अंदर से ये हिंट दिया जा रहा है जैसे मैं कोई एंटी स्टेट हरकत कर रहा हूँ। अगर मैं एंटी स्टेट हरकत कर रहा होता तो मैं उस दिन भारत को जवाब ना देता जिस दिन पहले दिन उन्होंने जवाब कहा था कि इस्माइल भाई पाकिस्तान में पत्थर भी हिले तो भारत को खबर होनी चाहिए। जलील ना करा दी, कैसी सवालात पूछ रहा है, जो काम की बात है, एनालिसिस करना है, तज्जिया करना है, रिपोर्ट करना है, वो बात कर। फिर एक बार यहाँ पे हमारी मूवमेंट थी, एक साहब हैं वो के इंटरनेशनली तो बड़े ज़्यादा ख़तरनाक है, बल्कि इनफैक्ट एक दिन तो उससे छोड़ के तो हाफिज़ सईद साहब का भी जिक्र आया वहाँ पे भारत का, वो उनके इलेक्शन के कुछ झंडे लग रहे थे। अंदाज़ा लगाएं हमारी उनकी एजेंसियाँ कितनी तगड़ी हैं। मुझे कहते हैं कि वो आपका कोई हमें ख़बर मिली है कि पाकिस्तान के अंदर वो देशद्रोह, वो पता नहीं क्या इस तरह के लफ्ज़ बोल रहा था, वो काफिर, वो टेररिस्ट, बड़े भारी भारी लफ्ज़ बोलते हैं, हमें समझ भी नहीं आ रहे। तो वो जो है वो आज़ाद फिर रहा है, घूम रहा है। हाफिज़ सईद? हाँ, हाफिज़ सईद। मैंने कहा सर एक सेकंड, ये मेरा नो गो एरिया ना, मुझे पता है वो आज़ाद घूम रहा है या नहीं घूम रहा, स्टेट की पॉलिसी है कि वो अंदर बैठा हुआ है तो वो अंदर बैठा हुआ है, यहाँ पे बात खत्म। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे आपको उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, नहीं तो ये करते रहे जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब करते रहे जाके। मैं अपना पॉइंट बता रहा हूँ, अब समझ रहे हैं आप कि मुझे जहाँ पे लगा कि मेरे स्टेट के अगेंस्ट ये जाने लगी है चीज़, तो मैंने अपने आप को सेंसर किया। मैंने अपने आप को इनके कहे पूछे बगैर उसको मैंने शट अप कॉल दी कि डूड इफ़ यू थिंक आई एम लाउड एंड वोकल so that means कि I will easily be compromised and go against my own state, I'm sorry, talk to the hand, get out of here, that's the dude. But जब मैं अपने मुल्क के अंदर आके अगर ये लॉजिकल सवालात कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपने ये लिखा है, मैंने नहीं लिखा भाई, आपने लिखा है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, फिर उस टाइम तो मुझे स्टेट के खिलाफ ना कहो जाके, उस टाइम तो मुझे गद्दार ना कहो। कोई भी चीज़ ना, लाइक फॉर एग्जांपल जब हम स्टेट कहते हैं तो इसको डिफ़ाइन करना बड़ा ज़रूरी होता है। स्टेट टेक्निकली लोग होने चाहिए थे, मतलब रियासत जो होती है वो अवाम होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इदारे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या उनके इश्यूज़ को मिटिगेट करने के लिए। 2 बंदे रियासत में लड़ पड़े हैं, इशू मिटिगेट पुलिस और जुडिशरी कर देती है, दैट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये है।
लेकिन हमारे मुल्क के अंदर होता है कि जो रियासत है उसने रियासती इदारों को डिफेंड करना होता है। रिवर्स हो गया रोल ही रिवर्स हो गया सर, कि हमने फ़ौज को डिफेंड करना है, हमने पुलिस को डिफेंड करना है, हमने जज को डिफेंड करना है। क्यों भाई? सारी पावर तो आपके पास है टेक्निकल, क्योंकि मोनोपोली ऑफ वायलेंस जो होती है वो इदारे के पास होती है एक इलाके की। तो अगर हर चीज़ आपके पास है तो मैं कैसे डिफेंड कर सकता हूँ आपको? मैं कौन? सर यहाँ पे वही हो गया ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वो मॉर्गेंतो कहता है ना कि पावर इज अ मैन्स कंट्रोल ओवर द थॉट्स एंड एक्शंस ऑफ अदर मैन। ये वो वाला स्टोरी, वो वाली पावर हमारे मुल्क के अंदर आ गई कि उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को इस लिहाज से मैनिपुलेट किया कि जहाँ पे हमने सवाल करना था, हमने अपने इख्तियारात सारा कुछ देने थे स्टेट को, लेकिन स्टेट ने हमें इन रिगार्ड हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना था। तो वो हॉब्स वाली फिलॉसफी रहेगी कि बस जितना स्टेट जैसे कर रही है वैसे ही ठीक है। यहाँ पे लॉक ने आगे कहा था ना कि उठा के इनको, अगर आपके राइट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आप इनको निकाल के बाहर फेंक देंगे। वो वाली चीज़ हमारी पीछे रहेगी। जब आके हम अपने राइट्स की बात करेंगे ना कि हमने आपको ये सारी ऑटोनॉमी दी, फ्रीडम दिया, सो इन रिवर्स। अच्छा, ये तो एक आप जैसे सेकुलर इंटेलेक्चुअल लेंस से बता रहे हो ना, इसका जो रिलीजियस लेंस है वो ये हाकिम वक्त की अतात आप पे फ़र्ज़ है। ये बाकायदा पढ़ाया गया है। जो जो पाकिस्तान के मैसेज हैं उनको तो आप ये फ़िलासफ़र्स बताओगे तो कहेंगे दैरिया काफ़र है, इन्होंने साइड तक करते हो। उनको ये बताया गया कि हाकिम वक्त की अतात फ़र्ज़ है, और ये भी आप मलूकियत से लिंक कर सकते हैं कि जब मलूकियत इस्लाम में दाखिल और खिलाफत का निज़ाम, क्योंकि इस्लाम के टेक्निकली 5 खलीफा आ चुके हैं और 12 पूरे होने हैं क़यामत तक, और 12वां इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह। तो वो जो 5 खुलफा के बाद है, जिसमें हज़रत अबू बकर है, हज़रत उमर है, हज़रत उस्मान है, मौला अली ज़ान है और इमाम हसन है, उसके बाद मलूकियत स्टार्ट हो गई, जिसमें ऑटोमन एम्पायर भी आया, उमैयद कैलफेट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये वहाँ की घड़ी हुई चीज़ है, हाकिम वक्त की अतात फ़र्ज़ है। भाई हज़रत उमर को तो मेंबर के ऊपर किसी ने सवाल पूछे थे, ये कुर्ता कहाँ से? बिल्कुल ऐसे ही। चले, मैं हज़रत उमर बहुत बड़े आदमी थे, बहुत नेक आदमी थे, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी की अतात फ़र्ज़ होती तो वो खुलफा राशिदीन क्यों नहीं थी? क्या ये सवाल आप मुल्क के असली लीडर आसिम मुनीर साहब से कर सकते हैं कि सर जो आपकी इनकम टैक्स स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई कर दें? क्या बात है। नहीं कर सकते। तो हज़रत उमर ने तो की। उनका बेटा खड़ा हो, उन्होंने बताया कि मैंने भी हिस्सा दिया अपने ही चीज़ का, ताकि वो जुड़ के 2 हिस्से बन जाए, मालिक नीम में से मेरे वालिद बना लें पूरा। तो लोगों ने कहा ठीक है। तो जो क्वेश्चनिंग की एबिलिटी इस्लाम में थी वो तो कहीं और थी नहीं, क्योंकि इस्लाम के एडवेंट से पहले जो सिस्टम वहाँ चल रहा था कि अशराफिया हर चीज़ चलाती थी, जो कुरैश थी उस इलाके में, और रोमन और पर्शियन एम्पायर्स की मलूकियत एग्जिस्ट करती थी अपने इलाकों में। वो तो इस्लाम ने आगे कहा कि जो लीडर है उससे सवाल हो सकता है, उससे हिसाब मांगा जा सकता है, और उसने उस तरह रहना है जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे, एक बिल्कुल सादगी के अंदर। जो पूरा वाक़या है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगमात ने कुछ इजाफ़ा मांगा अपने सस्टेनेंस के अंदर, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए। और उन्होंने इजाफ़ा क्या मांगा, लोग तो गलत प्रेजेंट करते हैं कि उन्होंने दौलतें मांग ली। उन्होंने कहा यार कि अगर हमें आधी चीज़ मिल रही है तो आधी से थोड़ी ज़्यादा मिल जाए ताकि हमको बेहतर अपनी सस्टेनेंस करें। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके मस्जिद नबी की छत पे सो गए और महीना वहीं पे रहे थे। फिर अल्लाह ने सूरत नाजिल की थी, वही पूरा वाक़या है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनको वहाँ पे मिलने आए, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठे तो उनकी कमर पे चटाई के निशान थे। उन्होंने ऊपर कुर्ता भी नहीं पहना हुआ था, सिर्फ नीचे तहमत बांधी हुई थी। तो ज़ाहिर है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े परेशान हुए, रोना शुरू हो गए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा कि यार आप तो अल्लाह के नबी हैं, रोमन और पर्शियन एम्पायर दुनिया के मज़े लूट रहे हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए थी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और मेरा ख्याल है पूरा का पूरा इस्लाम उसके अंदर है कि दुनिया की सच्चाई तुम्हारे पे भी नहीं खिली उमर, क्या तुम ये नहीं चाहोगे कि दुनिया की दौलतें उन लोगों को मिल जाएं और आखिरत की अल्लाह के साथ हमायत और आखिरी दौलतें हमें मिल जाएं? तो जब आप इस लेंस से देखते हो तो फिर आपको समझ आता है कि लीडर का क्या पर्पज़ है, अवाम का क्या पर्पज़ है। फिर आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी देख लें, उनकी खिलाफत का टाइम देख लें, उन्होंने दोनों रोमन और पर्शियन एम्पायर गिराए। उनकी सादी ज़िंदगी देख लें तो बिल्कुल सादी थी कि वो ख़ुद ऊँट को नखेल से पढ़ के चला रहे हैं, मुलाजिम ऊपर बैठा हुआ है। क्या बात, ठीक है। और उनको मिलने यरूशलेम के अंदर कोई पादरी आए थे, पादरी थे यहूदी या ईसाई, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो ज़मीन पे लेटे सोए में, तो उन्होंने उनको उठाया कि यार उमर है उससे मिलवाओ, मैं ही उमर है। क्या बात। अब जब आप दीनी टच इस्तेमाल करते हैं 300 कनाल के घर के अंदर से, तो किसको आप बेवकूफ़ समझते हैं? या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते हैं मैं अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर होना चाहता हूँ 90s में, या फिर जरदारी साहब ने जो अभी तकरीर की है कि जब मैं आखिरत में उठाया जाऊँगा, अल्लाह माफ़ करे। मैं तो हैरान हूँ, मौलवियों ने फतवा नहीं दे दिया
सर आप जब आखिरत पे उठाए जाएंगे तो शायद नेक मियाँ बीवी एक दूसरे को पहचाने, बाकी सब मुनकर हो जाओगे एक दूसरे को पहचाने से। ये तो मौजूद है कुरान के अंदर। तो मतलब कि आप कैसी बातें करें। और अल्लाह माफ़ करे, जो कल्चर है ना ज़मींदारों के आगे पीछे पीरी मुरीदी का, वो इंसेन है एब्सोल्युटली। और आपकी बात, ये जो हमने पूरा एक पैराडाइम ड्रॉ किया है स्कॉलरली क्लास का, ये सारी की सारी कंट्रोल्ड है इस्टेब्लिशमेंट से दुनिया भर में। अब सऊदी अरेबिया के अंदर जो फतवे इस वक्त वहाँ पे मौलवी जारी कर रहे हैं कि जो हाकिम वक्त चीज़ें अलाउ कर देता है उसके ख़िलाफ़ आप नहीं जा सकते, तो वो स्टेट उनको दे रहा है चीज़ें करने को कि आप ये कर लें। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में और दुनिया भर के मुसलमान मुल्कों में इस्लाम तो हाईजैक हो गया था। वो तो कुछ लोगों के कंट्रोल में गिरफ्त में है, वो उसको रन करते हैं जैसे मर्ज़ी। और पाकिस्तान के अंदर हर मकबा फ़िक्र उन्होंने इस्तेमाल किया है, देवबंदियों को इस्तेमाल किया जब उन्होंने अफ़गानिस्तान में जिहाद करनी थी क्योंकि उनका लिंक था वहाँ पे ऑटोमेटिकली। बरेलवियों को ये TLP के मामले में इस्तेमाल किया है पूरे का पूरा। अहले हदीस को इस्तेमाल किया है शियों के ख़िलाफ़, शियों को इस्तेमाल किया है बाकियों के ख़िलाफ़। तो ये तो, और ये हकीकत जो डिनाई करना चाहता है तो वो अहमकों की जन्नत में रह रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बियॉन्ड तो कोई चीज़ नहीं है। अभी हम जब प्रेजेंट डे एंड एज में आते हैं, हमने एक बड़ा अच्छा कवर कर लिया बहुत अर्ली टाइम से, और लोग करते नहीं हैं अक्सर। आज में अब 24 साल रह गए 100 में, तो 24 साल में आप देख क्या रहे हैं? आपके ख्याल से क्या होगा अगर चीज़ें चेंज नहीं करती, स्टेटस को मेंटेन रहता है, और आप विश क्या करते हो क्या होगा? यार विश तो यही है कि पाकिस्तान ग्रो करे। बड़ी जो आइडियल सिचुएशन बनती है कि आपका ट्रेड हो रहा हो, भारत के साथ आपका $30 बिलियन का पोटेंशियल है, आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हो, अफ़गानिस्तान के अंदर पीस और हारमनी हो, ईरान के साथ मामलात जो हैं वो बेहतर हैं, तो आप उनकी प्रॉक्सी वॉर्स के अंदर ना घसीटे जाओ। चाइना जो है आपको जो एक 2 वे जो उनका प्रोसेस है ट्रेड का, उसमें थोड़ा सा बेहतरी आ जाए, क्योंकि अभी भी चाइना के साथ बड़े ताल्लुकात हैं, लेकिन ट्रेड हमारी तरफ से थोड़ा कम जाता है उनकी तरफ। तो रशिया के हम मामलात में भी रहें, US के ब्लॉक में भी ना रहें, हम दोनों तरफ से न्यूट्रल पॉलिसी रहें, किसी और की जंगें ना लड़ें। ये सारा कुछ बड़ा आसान सा नज़र आता है एस्पेक्ट, बट इसको करना थोड़ा सा ट्रिकी होगा। ये मैंने ग्लोबल लेवल पे तो हमारी बात कर ली कि हम किस तरह से, जब आप उसको लेके इंटरनली आते हो ना तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज आपको होता है कि यार ये किस तरह से होगा। बिकॉज जब 30 ईयर्स वॉर हुई थी ना यूरोप के अंदर, उसके बाद 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई और वेस्टफेलियन नेशन स्टेट सिस्टम बना दिया गया जिसने चलना था। तो उसको प्रेजेंटली कुछ थ्रेट्स हैं, उसको जब थ्रेट्स की बात करते हैं तो कुछ उसके, जब उसको थ्रेट्स हैं तो दैट मीन्स कि वो सोवरेनिटी अगर नेशन स्टेट्स की कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो वो आपके मुल्क के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करती है। तो आपके मुल्क चूँकि एक सिक्योरिटी स्टेट है, जियो स्ट्रेटेजिकली बड़ी एक सेंसिटिव पोजीशन पे वॉलेटाइल रीजन के अंदर मौजूद है, तो उसकी प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं कुछ फैक्टर्स अगर आपके साथ शेयर करूँ इसके अंदर, तो हमारे पास सब नंबर 1 तो है कॉम्प्रोमाइज सोवरेनिटी, जो हमारे थ्रेट्स हैं। फिर हम देखते हैं 24 साल को हम देख के आ सकते हैं या वे फॉरवर्ड क्या ले सकते हैं। फिर हमारे पास आता है इकोनॉमिक लिबरलिज्म, जो कि पूरी दुनिया के अंदर चूँकि ग्लोबलाइजेशन है तो एग्जिस्ट करता है, तो क्या हम इसका हिस्सा नहीं है? हम हिस्सा हैं। फिर हमारे पास आते हैं सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्या हम उनके साथ लिंक्ड नहीं हैं? हम बिल्कुल लिंक्ड हैं। हम IMF से कर्जे नहीं ले रहे, हम वर्ल्ड बैंक से कर्जे नहीं ले रहे। तो ये सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन, जिस तरह यूरोपियन यूनियन भी हो गया, EU जो हो गया, एक वो वाली प्रॉब्लम भी आ जाती है। फिर आ जाती है इमरजेंस ऑफ ट्रांस नेशनल थ्रेट्स। ये बड़ा मजे की चीज़ है, जिसके अंदर आपके पास नॉन स्टेट एक्टर्स, पाकिस्तान बीइंग द हब ऑफ इट, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, पाकिस्तान लीडिंग द रेस। फिर हमारे पास डिजिटल डिस्ट्रप्शन एक और पॉइंट है, और हमारे पास एक आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट जो है जिसको हाईलाइट नहीं किया जाता, वो है क्लाइमेट चेंज। वो भी पाकिस्तान के ऊपर मैं लिंक अप कर रहा हूँ। सो व्हेन यू आस्क मी कि पाकिस्तान के अगले 24 साल लेगेसी पाकिस्तान की जब पूरी होती है, तो मैं उसको प्रेडिक्ट या उम्मीद करने के लिए या सोचने के लिए मैं पहले देखता हूँ कि प्रेजेंटली स्टेटस है क्या चीज़ें किस तरह से हमें अफेक्ट कर रही हैं और हमें थ्रेटन कर रही हैं। तो जब मैं इन सारी चीज़ों को देखता हूँ ना, तो जाके मेरे जहन में पहली चीज़ तो नज़र आती है कि भाई काम तो बड़ा ख़राब है। क्यों? क्योंकि जब हम एक ऐसी हमारी पॉलिसी मेकिंग हो, जो भी मैंने ग्लोबल इर्द गिर्द नेबर्स का जिक्र किया कि मेरे लिए सारी ज़िंदगी मुझे बताया गया कि परपेचुअली हॉस्टाइल नेबर इंडिया। सर आप कोई इम्तिहान दें, जाके मैंने 2 मास्टर्स कर लिया, MPhil कर लिया, PhD का माशाल्लाह सफ़र शुरू होने लगा। मेरे पास एक डेफिनेशन थी हमारे निज़ाम के लिए, परपेचुअली हॉस्टाइल नेबर इंडिया, ठक ठक ठोकी जाओ ठोकी जाओ ठोकी जाओ, पूरे नंबर आ रहे हैं, आप पास हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट का नैरेटिव है ना। आप उसमें ये नहीं कह सकते भाई के 30 बिलियन का पोटेंशियल है यहाँ पे ट्रेड का, तो इनके साथ ट्रेड करो। आप ये नहीं कह सकते
कि आप सच की बात करो, झूठ की बात ना करो। माना कि उधर भी आरएसएस आइडियोलॉजी परसिस्टेंट है, उधर भी हिंदुत्व पॉलिसी मौजूद है, अब तो बहुत आगे आ गई है, ठीक है, उधर भी। बट यहाँ पे बट के बाद जो अहम तरीन पॉइंट है ना कि वो दे आर सेट टू बी प्रेडिक्टेड टू बिकम वर्ल्ड्स ग्लोबल जीडीपी की दूसरी बड़ी इकोनॉमी अगले कुछ सालों में। तो फिर आप कहते हो कि यार उनके इंटरनल मामला से हटकर जो इतनी बड़ी उनकी मार्केट है उसको तो उन्होंने यूटिलाइज़ किया। तो कहीं ना कहीं पे हमारी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारे पे तो 150 अरब का कर्जा चढ़ा हुआ है भाई। हमारा तो इनसे कंपैरिजन जो है वो भी यही बातें कर रहे हैं, हम भी इन्हीं के खिलाफ वही बातें कर रहे हैं। वो चांद पे पहुंच गए हैं, हम यहाँ पे हम भी चांद पे पहुंच गए, हम चांद पे इस तरह पहुंच रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम आती है कि आपने अब जाना किधर है, जाके फिर आ जाता है आपकी तरफ, एक तरफ अफ़गानिस्तान आ जाता है। बॉर्डर्स को देख लेते हैं, अफ़गानिस्तान की तरफ आप देखते हैं तो आपको वही वैसे कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारी थी एक स्ट्रेटिजिक डेप्थ की पॉलिसी आपकी कौम की। अभी आपने कोई आके 2-4 साल पहले कहा नहीं भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं, अगेन सिक्योरिटी सेंट्रिक पॉलिसी। वो ये थी कि जी आप इन केस ऑफ अ वॉर विद इंडिया, अगर इंडिया ने आके दरमियान से तोड़ दिया पाकिस्तान को, तो हम फॉल बैक करेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर, जो कि एक और सॉवरेन स्टेट है। उनकी हम टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को तोड़ते बुलाते उनके मुल्क के अंदर जाएंगे, वहाँ जाके अपने टैंकों को बॉर्डरों के ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से पता नहीं किस तरह उड़ा के ले जाएंगे। जो बाजवा साहब ने इतनी ज़्यादा बॉर्डर फेंस लगाई थी उसको गिराएंगे थोड़ा सा और फिर उधर चले जाएंगे और जाके हम जाके स्ट्रेटेजिक डेप्थ करेंगे, वहाँ जाके रीग्रुप करेंगे। इनकी नहीं है, ये मुगल एम्पायर की है बेसिकली। तो सर आपने अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आके आपने पहले दिन आके उसको वो नहीं ना किया, आपने दोस्ती नहीं बनाई ना, आपने उनके साथ ओपन बॉर्डर नहीं रखा कि आप आगे पीछे हो सकते हैं। नहीं सर, ओपन बॉर्डर 90% उनका ओपीएम कहाँ जाता है। और नहीं वो देखें वो और बात है। अब आप सेंसिटिव बातें करते हैं, किसी की रोजगार पे लात नहीं मारते। एक पूरा मैकेनिज्म है जो आईएसआई का ब्लैक मनी ऑपरेट करता है, एक हर एजेंसी पर ब्लैक मनी ऑपरेशंस होते हैं। तो भाई देखें इतनी बड़ी ओपीएम फील्ड्स हैं, उसका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। ब्लैक मनी और चर्च से मुझे पता नहीं भावनगर इंसिडेंट जो भी वाक्य है पता नहीं क्यों याद आया। मैं नहीं कह रहा कोई कनेक्शन है, लेकिन नहीं मुझे याद आया अभी भावनगर में जो चंडे पड़ी हैं, मुझे पता नहीं क्यों दिल किया मेरे लोग भूल गए हैं कि वो पुलिस रेड कार क्यों दी थी। वही मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे दिल किया पुलिस ये अच्छा पहले 2-3 रिपोर्टिंग्स में ना ये रिपोर्ट हुआ है कि वो शायद कोई इलीगल वेपन्स या कोई इस तरह का मामला था, वो जा रहे थे कर रहे थे। अब तो वो इवन के अभी सिंध के अंदर से उन्होंने एक बड़ा फेमस बंदा अरेस्ट हुआ है, तो वो आईजी सिंध की भी चीखें निकली, इन्होंने छड़ो जो मुझे, वो भी इलीगल वेपन्स की स्मगलिंग में था। अच्छा एक चीज़ ना हमारे दोस्त ने तो बताई थी कि जो कहते हैं वेपन्स की स्मगलिंग होती है ना, वो लिंक्ड होती है ड्रग कार्टेल्स के साथ। कहते हैं वेपन स्मगलिंग क्यों हो रही होगी, या टेररिस्ट कर रहे होंगे या ड्रग कार्टेल वाले कर रहे होंगे। दोनों केसेस के अंदर अच्छा आउटकम नहीं है। अच्छा तो कहते हैं जो बंदा वेपन स्मगलिंग रिंग्स में पकड़ा जाता है या इलीगल वेपन ट्रैफिकिंग में पकड़ा जाता है, वो 100% इन दोनों में से एक के साथ या दोनों के साथ लिंक्ड होता है। एब्सोल्युटली, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सर छोड़ दें जाके, मुझे तो मिर्ज़ापुर याद आ गया है दोनों चीज़ें कर रहा था ना जाके, मिर्ज़ापुर मुझे नार्कोस भी याद आ गया, पाब्लो भी याद आता है। इनको देख के पता नहीं पाब्लो भी बड़ा याद आता है मुझे जाके। ये जो आइडिया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई डिसिमिलर चीज़ हो रही है जो दुनिया भर के एम्पायर्स में नहीं हुई या दुनिया भर के मुल्कों में नहीं हुई, ये एक बेवकूफ़ाना हरकत है। और ये अगेन उस नैरेटिव में फिट इन करती है कि अल्लाह का वादा है पाकिस्तान। किससे वादा था, कब हुआ था, किस हदीस में है, कुरान में कहाँ पे था। झूठी ज़ईफ़ हदीसें जो मजूल हुई हुई हैं, उनसे आप ये चीज़ रल निकाल रहे होते हैं। वैसे आपको लगता है क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मज़ीद डेवोल्यूशन ऑफ पावर की ज़रूरत है कि सूबे और बनाने चाहिए? बिकॉज जितनी प्रॉब्लम्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मैं आने लगा था सूबों के ऊपर, तो मेरे पास पूरा ऐसे लिखा खड़ा है। इसके ऊपर तो ऐसे से इस तरह मुराद है कि मेरे पूरे आर्टिकल्स पब्लिश्ड मौजूद हैं इसके ऊपर मैं 1-2 पेपर्स पे काम कर रहा हूँ। इसके ऊपर मेरे रिसर्च वर्क के बाद मेरे पास अच्छा खासा मवाद मौजूद है, जिसके लिए शायद टाइम थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि हमें सूबों की ज़रूरत क्यों है। लेकिन उससे पहले मैं आपको वापस इस प्रॉब्लम जो हमने आइडेंटिफाई की कि ट्रांसनेशनल थ्रेट्स है, सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस का इंटरवेंशन है हमारे मुल्क के अंदर, ग्लोबलाइजेशन इशू है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म इशू है, ये वाले सारे इशूज़ का अगर हम डिस्कस करते हैं तो फिर हम अपना ग्लोबली देख रहे हैं अगले 24 साल के अंदर कि आपका इंडिया से भी मसला है, अफगानिस्तान से भी मसला है। ईरान के अंदर आपने बम मार दिया, उन्होंने वापस ठोक दिया आपको जाके, तो आपने बड़ी एक ओवरऑल नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस रखे। लेकिन हुज़ टू से कि ईरान की जो प्रॉक्सी वॉर चल रही है और पूरी दुनिया के अंदर ईरान जो बड़ा प्लेयर है, वो उसके अंदर आपका मुस्तकबिल जो है वो इसी तरह से रह सकता है, नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि ईरान का रशिया के साथ जो सारा एक्सचेंज चल रहा है, दैट्स पब्लिक इन्फॉर्मेशन नाउ। पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के ऊपर 4 कंपनियों पे आपके मिज़ल के ऊपर अभी यूएस की और सैंक्शंस लगी हैं, और किसी के ऊपर नहीं लगी। रशिया यूक्रेन के अंदर मामले के अंदर पिछले 2-2.5 साल से अंदर सारे मिज़ल्स जो हैं, जो ड्रोन्स उनके ऊपर यूक्रेनियों को रशियंस मार रहे हैं, वो ईरान सप्लाई कर रहे हैं उनको। और
दूसरी साइड पे टर्की कर रहा है। दूसरी साइड पे टर्की कर रहा है और जवाब में वो उनको सारे इकोनॉमिक माइट दे रहे हैं, वो इकोनॉमिक माइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूएस बीच में, फिर चाइना आता है। चाइना वैसे तो चाइना ने इसी तरफ को टिल्ट जाना है क्योंकि चाइना इज़ द फ्यूचर, और चाइना फ्यूचर है सर। बल्कि एक और मज़े की चीज़ कोट करूँ, कहते हैं कि जो पिछले 500 साल की यूरो अटलांटिक डोमिनेंस रही है ना, ख़त्म होने को है। एंड जो ग्रेट ग्लोबल पावर शिफ्ट है ना, दैट इज़ स्विचिंग टू एशिया एंड दैट इज़ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें यूएस की जो पावर है, जो यूनिपोलैरिटी थी पूरी ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर, वो यूएस की ख़त्म हो रही है। यूएस के हाथ कांप रहे हैं। चाइना इज़ द राइजिंग इकोनॉमी एंड कॉन्फ्लिक्ट इज़ इनेविटेबल। पेलोपोनेशियंस वॉर के बाद ना सोफोक्लिस का एक बात याद आती है कि व्हेनेवर there is a rising power and an established power, it always leads to conflict. तो चाइना बीइंग द राइजिंग पावर, यूएस बीइंग द एस्टैब्लिश्ड पावर इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, जो कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के अंदर शिफ्ट हुआ है, हमने जाना है मल्टीपोलैरिटी की तरफ। ठीक है, बाइपोलर तो हम ऑलरेडी हो चुके हैं प्रेजेंटली, क्योंकि चाइना ट्रेड वॉर जितनी ज़्यादा अमेरिका के साथ कर ली है। तो सारे मामले के अंदर आता है पाकिस्तान के। पाकिस्तान जियो स्ट्रेटिजिकली एक ऐसी सेंसिटिव जगह पे मौजूद है जहाँ पे पाकिस्तान की अगर सिक्योरिटी सेंट्रिक पॉलिसीज़ ही रहीं, अगर पाकिस्तान ने रिलीजन को स्टेट की पॉलिसीज से अलग ना किया, तो फ्यूचर जो है वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं नज़र आ रहा। मैं बताता हूँ, आज से अगेन वही वाली बात, मैं आपको दोबारा वेस्टफेलियन सिस्टम के अंदर लेके जाऊँगा। 30 ईयर्स वॉर के अंदर कितने साल हो गए? 500 साल पहले सर उन हिंदू काफरों को जिनको हम इतना जज करते हैं, उनको 500 साल पहले पता चल चुका था कि रिलीजन जो है उसका स्टेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, रिलीजन और स्टेट को अलग करना पड़ेगा हमें। ठीक है, हमें वो 500 साल भी पता नहीं चल सका। 500 साल भी हम वहीं पे वहीं खड़े हैं, ताकि स्टेट कैन, मतलब आप कहते हैं सोसाइटी कैन बी सेकुलर, नहीं ये मैं फिर उल्टा बोल गया, स्टेट कैन बी सेकुलर बट आपकी जो सोसाइटी है दैट कैन बी रिलीजियस, बिकॉज रिलीजन इज़ अ पर्सनल चॉइस। तो आप पर्सनल आइडियोलॉजी जो है वो आप रिलीजियस कर सकते हो, बट स्टेट ऑलवेज विल हैव टू बी सेकुलर। आपने नारेबाजी की मज़हब के नाम पे, लेकिन उसके बाद ही पॉलिसी स्विच कर लेते। तो मेरा इस सारे के अंदर पॉइंट था, जो मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ग्रेट पावर स्ट्रगल की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जब मैं पाकिस्तान को देखता हूँ तो मुझे ठीक नहीं लगता, बिकॉज हमारे पास एक न्यूक्लियर की डेटरेंस मौजूद है। बट अगर आप इकोनॉमिक लिबरलिज्म के दौर के अंदर फॉरेन फंडिंग के ऊपर, एड के ऊपर, लोन्स के ऊपर चल रहे होगे, तो आपका अपना मुल्क जो है वो ज़्यादा देर तक उसकी जो खुद मुख्तारियत है वो नहीं सस्टेन कर सकता, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। एंड व्हेन योर सोवरेनिटी स्टार्ट्स टू गेट कॉम्प्रोमाइज, जहाँ पे आपको अगलों को पूछना ना पड़े, ठीक है, अगले आपको बता रहे हो, तो प्रॉब्लम होती है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन में अमेरिका कौन होता है हमें कहने वाला कि आप अपनी साइड की, आपके 80% जो बॉर्डर रहता है 80 किलोमीटर का, अमेरिका छोड़े, हमने खुद उनसे एनओसी मांगा है कि तुम्हारी मेहरबानी से एनओसी दे दो। सेम थिंग सर, आप बना दें, सेम थिंग ना, सेम थिंग। 4 बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शन लग गया, ठीक है, आप बना दें, क्या हो जाएगा? 2 सैंक्शन और लग जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि वो ईरानी ठीक लगाई जा रहे हैं ना, फिर जाके वो भी तो सैंक्शंस के साथ ही सर्वाइवर सस्टेन कर रहे हैं। लेकिन हमारा मॉडल ना ये टू लेट फॉर दिस हो चुका है। ये हमें शायद 25 साल 30 साल पहले करनी चाहिए थी, जब हम सिएटो सेंटो के अंदर जाके ब्लॉक्स के अंदर धक्के खा रहे थे ना, और जाके अमेरिका की रूस में जंग लड़ रहे थे। ये मैं उस टाइम फैसले करने चाहिए थे। मुशर्रफ साहब ही कर लेते विद और विदाउट अस की पॉलिसी के अंदर, तो तब भी बेहतर होता। लेकिन उस टाइम आपने आवाम को फुदू लगाया कि भाई हमारी मईशत देखिए डिक्टेटर रोल के अंदर कितनी चढ़ गई। भाई सारी क्या, वो तो पंपिंग ऑफ डॉलर्स होगी, तो हो जाएगा। डॉलर्स है भाई, आर्टिफिशियल इकोनॉमी। आपने 70,000 जाने के बाद ही जाके, मुझे याद पड़ता है सर, आप खड़े नहीं हो सकते थे, बम फाड़ जाता था। इधर निकलो बम फाड़े। हम लोग, मुझे कोई 3-4 केसेस याद हैं कि हमसे 2 मिनट दूर बम फट गया, इधर फट गया। मून मार्केट में खड़े थे, आपको याद होगा, लाहौर के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था जाके, अल्लाह माफ़ करे, वहाँ पे जो हाल था, सारी ज़िंदगी के ट्रॉमे में रह जाते हो। तो ये तो आपने किया था विद और विदाउट अस के अंदर। फिर आप कहते हो कि हमारी माइट है, हम तगड़े हैं। और हमारी माइट और तगड़े के अंदर जाके मैं एक और बात बताऊँ, माइट और तगड़े के अंदर होने में हमारी एजेंसियाँ भी कहती हैं नंबर 1 है। हम जाके इतनी स्ट्रॉन्ग होने के बाद ये नहीं पता चला था कि अरशद शरीफ के अंदर जो कीनिया के अंदर हुआ था, तो उसके अंदर कौन इन्फॉल्व था और कौन नहीं। असल में होता क्या कि वो आप ना अपने आप को कभी भी कंप्लिसिट नहीं शो करते किसी चीज़ में, तो ये वजह, बाकी सबको पता है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बड़ा एडवांटेज हुआ, अल्लाह की मेहरबानी है कि अब आप झूठ नहीं बोल सकते। अब आप झूठ नहीं बोल सकते, आप कहानी नहीं पेश कर सकते, आप बनाओ कहानियाँ। बल्कि जो जर्नलिस्ट, जो पॉलिटिशियंस कहानी पढ़, जितने लोगों ने इस वक्त 9 मई को बहाना बना के जमातें छोड़ी हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं रही। आप जमात छोड़ना चाहते हैं, आपका जमहूरी हक है, मेरे ख्याल से जमात छोड़ देनी चाहिए। कोई जमात से इख्तलाफात है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इख्तलाफात की बुनियाद पर नहीं ना छोड़ते। तो अजीब लोटा कल्चर शुरू किया हुआ है, घटिया तरीन। खान साहब को भी मुझे यही मसला लगता था, आपकी जमात के अंदर मैं मुड़ के देखता था, इधर जंप मारी, उधर जंप मारी, इधर जंप मारी, इधर जंप मारी, उधर जंप मारी।
वापस निकल गए। नजरियाती PTI के कुछ चंद ही बंदे हैं जिन्होंने 9 मई के बाद जमात को छोड़ा है। उतने ही नून में होंगे, उतने पीपल्स पार्टी में भी होंगे। तो ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। वो आखिर जो ओरिजिनल बात थी ना कि हमने एक लैंडेड क्लास का कल्चर नहीं तोड़ा, ये वही लैंडेड क्लास है जो लौटे है। आप देख लें, उठा लें, ये जितने लौटे हैं, ये जिन इलाकों से बिलोंग करते हैं, कि वहाँ पे क्या हैसियत, क्या वक़्त है। इनफैक्ट ये वो लोग हैं जो अपने हलकों में हार ही नहीं सकते। ठीक है, मसलन कि अगर आप दपालपुर चले जाएँ, साउथ में चले जाएँ, डेरा गाजी खान चले जाएँ, तो वहाँ पे सियासत उस तरह नहीं हो रही, वो तो डेरों की सियासत है। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा डेरा इस दफ़ा MNA MPA बन रहा है, पॉलिसी सबकी एक ही होती है कि जो इस्टेब्लिशमेंट कह दे, जिस तरह कह दे, हमने तो ऑपरेट करना है और अपने इलाकों में डेवलपमेंट उस तरह होने नहीं देनी। बलूचिस्तान का जो क्राइसिस है पाकिस्तान में, उसके अंदर कुछ अशराफिया बलूचिस्तान की और इस्टेब्लिशमेंट ने मिल के वहाँ तबाही मचाई है। एब्सोल्युटली, उनको हैंड एंड ग्लव किया, और आज वो यंग बच्चे बच्चियाँ खड़े हैं उसके खिलाफ जो मार। देखें, कोई बच्ची या बच्चा बचपन में सोच सकता है कि मैंने बड़े होके स्टेट से लड़ना है? कोई भी नहीं सोच सकता। किसी को इतना वेला टाइम है? बनाते आप हो। एक बच्ची डॉक्टर बनी है, सही है, उसे डॉक्टरी करनी है, उसको ज़िंदगी के धक्कों ने मजबूर किया कि वो इस्लामाबाद ठंड में आके प्रोटेस्ट करे। क्या आप भी इंडियन नैरेटिव को परसू करते हैं? आप इंडियन ऑथर्स को पढ़ते हैं? आप इतने ज़्यादा बैक्यू गुफ्तगू कैसे कर सकते हैं? आप देश गद्दारी कर रहे हैं। आप देश, आप हिंदू अल्लाह माफ करे। बातें जाके अंदाजा लगाएं। ये इतनी मतलब आपने बात की है ना, मेरे तो पहली 4 चीज़ें ये हैं कि ये 4 बैठे 4 काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दे रहे होंगे बैठे। ये काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये स्ट्रॉ मैनिंग है कि मेरे एक आर्ग्यूमेंट को आप लॉजिकल इसके ऊपर बात करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने टॉपिक शुरू कर दिया है। मैं अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्विकली अगर ख़त्म करने की कोशिश करूँ ना, मैं जब पाकिस्तान की भी बात कर रहा था, इसके अंदर जाके ईरान का मैंने जिक्र किया और चाइना का जिक्र किया, और मैं कह रहा हूँ क्यों US का डिक्लाइन और चाइना का। कहते हैं 1950s के अंदर वर्ल्ड का ग्लोबल GDP का US जो था वो 50% कंट्रीब्यूट करता था। 1970s के अंदर चाइना 2% कर रहा था। 1995 के अंदर तक भी कोई मुश्किल से 6% था। अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से द वर्ल्ड हैज़ चेंज पोस्ट कोल्ड वॉर। US की मैन्युफैक्चरिंग जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग थी वो जहाँ 1950s में 50% थी, वो डिक्लाइन कर गई। चाइना जो है प्रेजेंटली जाके ओवरटेक करने के लिए एज अ ग्लोबल GDP। क्यों? क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चला गया, अमेरिका गया वॉर इकोनॉमी की तरफ। अमेरिका ने कहा जंगें कराई जाओ, और जंगें सूट करती हैं। तो मैं ये बात को लिंक पाकिस्तान से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अमेरिका के अंदर एक तो इलेक्शंस तो आ रहे हैं, तो पॉपुलिस्ट नैरेटिव हमें इंडिया में भी नज़र आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी हमें थोड़ा सा नज़र आता है, अमेरिका में भी हमें जंग की ज़रूरत नज़र आ रही है क्योंकि उनकी इकॉनमी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, उन्होंने उसको इससे निकालना है। इसको मैं लिंकअप करता हूँ ग्रेट डिप्रेशन के साथ। मैं हमेशा कोट करता हूँ 1929 के अंदर जब US के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया ना, हर्बर्ट हूवर उस टाइम US प्रेसिडेंट थे, तो स्लम्स लग गए सर, और रोटी खाने के पैसे ख़त्म हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट स्काई रॉकेटेड। तारीख की अभी तक की सबसे बड़ी मिसाल वही अनएम्प्लॉयमेंट की जाके, और वहाँ पे ना उनकी लेगेसी के अंदर गलत तरीके से हूवर्स विल कहते हैं, वहाँ पे ना स्लम्स बन गए थे, लोगों के पास पैसे ही नहीं थे। तो 1933 के अंदर ही अपने कोई 3-4 साल के बाद हर्बर्ट हूवर साहब चले गए, FDR साहब आगे, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, और उन्होंने आके अपने नए एक्ट्स लेके आए, नई तरीके से इसको चलाना शुरू किया। पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा बनाई, लेकिन कहते हैं टिल 1940s भी ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी US के अंदर। ग्रेट डिप्रेशन जो पूरे दुनिया के अंदर आया था वो स्पेसिफिक टू US स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद चला था, तो वो ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर हुआ क्या अचानक से कि US जो है दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी मैशत बन गया, इकॉनमी बन गया, सर वर्ल्ड वॉर शुरू होगी। कहते हैं हिस्ट्री के अंदर कहा जाता है कि एवरीबडी वॉज बिजी मेकिंग बुलेट्स एंड बॉम्ब्स, so there was no need to create more jobs। ये तो US की लेगेसी है, हम उसके पीछे बुद्धू बने हुए हैं। जाके उन्होंने बम बना बुलेट्स बना जंगें करवा कर उनको ये पता चल गया, फिर वियतनाम में निकल जाओ, कुवैत में निकल जाओ, उधर निकल जाओ, कोरिया में निकल जाओ। उनकी 200 साल का जो डॉक्ट्रिन है वॉर इकोनॉमी का, वो यही है। वॉर इकोनॉमी का 200 साल का डॉक्ट्रिन है, बिल्कुल सही लेके आप जाके मैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से थोड़ा सा आगे मैं आपको लेके आया था, लेकिन पीछे भी उसकी तारीख यही चल रही है। ठीक है, तो वो आप US को वॉर की ज़रूरत है। US ने क्यों, उसने ईरान के साथ, ईरान प्रॉक्सी वॉर तो कर रहा है, तो जो US पूरी दुनिया में करता है, ईरान इस रीजन के अंदर कर रहा है, सीरिया के अंदर कर लें, लेबनान की बात कर लें हम जाके, ये बाकी सारे नहीं, वही शरारत पाकिस्तान भी करता है, सऊदी अरेबिया भी फंड कर रहा है मुख्तलिफ तंजीमों को लड़ने के लिए डिफरेंट जगहों पे, ये सब कर रहे हैं। तो रीजन जो है वो वॉलेटाइल तो नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान के जब हम अगले 24 साल की बात करते हैं ना, इसको अगर हम कंक्लूजन की तरफ इस आर्ग्यूमेंट को लेके जाएँ, तो मिस हैंडलिंग जैसे पिछली हुई है अगर इस दफ़ा की गई तो दैट विल बी कैटास्ट्रॉफिक। हमारी सिक्योरिटी सेंट्रिक पॉलिसीज़ अगर इस दफ़ा भी आई, अगर हम किसी एक साइड पे भी चले गए, अगर हमने न्यूट्रलाइज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग ना की, तो हम सफ़र करेंगे, और थोड़ा सफ़र नहीं करेंगे, हम हिस्ट्री के अंदर वापस जाएंगे और रिपीट करेंगे हिस्ट्री को। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू टेक साइड्स। पाकिस्तान
विल हैव टू फोकस ऑन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। ये ग्लोबल की बात कर रहा हूँ। लोकली जब तक आपके मामला ठीक नहीं होंगे, आप इंटरनेशनली ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पैसे चाहिए। पैसे के लिए आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जो फ्लॉज हैं उनको देखना पड़ेगा। इनहेरेंटली जो आपने इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंसेज हैं, जब तक आप उनको एड्रेस नहीं करेंगे, सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, लोगों को अपनी हदूद का, इदारों को नहीं पता होगा, पॉलिटिशियंस हर चीज़ अपनी इस एक फोकस फ़ौज के ऊपर नहीं फेंकना बंद नहीं करेंगे, तो ये मामला वैसे ही रहेंगे। इसी के अंदर फिर बात आती है कि हमें और प्रोविंसेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, और जब हम प्रोविंसेस की बात करते हैं तो हमें उसके बाद ऑटोनॉमी हो जाएगी। प्रोविंसेस की भी हमने जिक्र किया था ना, मैं कहता हूँ, वो कहते हैं कोट्स अफजल से लेकर लाहौर तक का पंजाब की बात करें तो कोई 650-700 किलोमीटर का एरिया, ऐसे ही जिवानी से कोयटा का कोई 950-1000 किलोमीटर का। तो इतने बड़े बड़े, आपने 1 यूनिट स्कीम तो आपकी देख लिया था ना आपने, कितना बड़ा फेलियर था, कितना बड़ा फेलियर था। तो एक बंदे को यहाँ से जाने के लिए डेवलपमेंट फिर आप इतनी ऊपर तरीके की कर देते हो जाके, तो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस भी आती हैं जाके, पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस भी आते हैं, लोगों को उनके हकूक़ ही नहीं मिलते। तो वो फिर वो कहते हैं माइट इज़ राइट वाली पॉलिसी जो है ना, वो ठीक नहीं चलती। इसको हम लिंक अप कर सकते हैं कि पाकिस्तान की अगर फ्यूचर 24 साल के अंदर ये सेपरेटिस्ट जो टेंडेंसीज़ आती हैं, और जो हम 1971 की बात की, तो मेरा ख्याल है कि आपको अच्छी पिक्चर नज़र नहीं आएगी। आइडियली आई वुड वांट कि सब कुछ सस्टेन करे, सब कुछ हरा भरा, तो हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है। बट अगर आपने अपनी उन चीज़ों को एड्रेस ना किया, रियलिटीज़ को एड्रेस ना किया, जो मामलात हैं आपके ठीक नहीं है, उनको ना देखा, तो ये जो हाईली न्यूक्लियराइज्ड रीजन है आपका, आई थिंक अफ्रेड कि आपसे न्यूक्लियर भी ना ले लिया जाए। एक चीज़ जो हमारे रियासती इदारों को समझनी चाहिए कि जो डिसीजंस, क्योंकि असल में हमारे रियासती इदारे के जो ऑपरेटिव्स होते हैं वो 3 साल 6 साल के लिए होते हैं, एक लिमिटेड टाइम। वो कहते हैं मेरा टेन्योर अच्छा गुजर जाए, ठीक हो जाए, चाहे वो चीफ जस्टिस हों, चाहे वो चीफ आर्मी स्टाफ हों, चाहे इवन कि वो सियासतदान हों, कि वो कहते हैं जी अपने 3, 4, 5 साल जो इन्होंने ठीक कटाओ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना कभी कोई 20 साल 25 साल मनसूबा है यार, 20 साल के टारगेट्स हैं। मतलब हमारा पहला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना जिसकी दजियाँ खान साहब ने उड़ाई। यार वो अच्छा मौका था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद, अच्छा मौका था, आप लोग बैठे थे सियासी जमातें, आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना लेते, चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाते और चलते, उसके बाद आगे चांसेस आपको मिले हैं नहीं, लेकिन आपने हर आमरीत के बाद आपके पास चांस था, हर आमरीत के बाद आपके पास अयूब की आमरीत के बाद चांस था। आपने कहा नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़ाती मिशन बना लिया और फिर उन्होंने सारे वो इदारों की मदद ली, उन्होंने कहा बांग्लादेश लगे खोटे लाइन। अगर हम तस्लीम कर लेते शेख मुजीब को, सर कर लेते, क्या करना चाहिए था जो उनका राइट था। अगर हम इसको फ्रॉम पॉइंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट भी सोचें कि यार एक बारी उन्होंने दे दियो तो कोई क़यामत नहीं बरपा होनी थी। उसने कौन सी ऐसी पॉलिसी बनानी थी जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होनी थी? ऑब्वियसली सर, हाँ, उसने GHQ के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ ज़रूर बना लेनी थी या फिर जो लैंडेड क्लास है उसके ख़िलाफ़ बनानी थी, क्योंकि बांग्लादेश का डेमोग्राफिक बहुत डिफरेंट था। और पोस्ट इमरान खान दुनिया में मेरा ख्याल है, मेरा वैसे एक ज़ाती राय अभी है कि पाकिस्तान का एक ही वे आउट है, 2 वे आउट हैं। एक ये है कि जो तीनों मेजर सियासी जमातें हैं ये सरातन रिजेक्ट कर दें आर्मी की पॉलिसी को, तीनों, और इन तीनों को एक होना पड़ेगा। उसके लिए एक बंदे को या 2 बंदों को या तीनों बंदों को एक पेज पे बैठना होगा, जो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो करंट पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बना हुआ है उसको फिर वेट आउट किया जाए, और वेट आउट करके जब ये फेल कर जाए इनेविटेबली, यानी कि मज़ीद इकॉनमी तबाह होए, मज़ीद इदारे तबाह होएं, मज़ीद लोग मुश्किलात में खुदकुशियाँ करें, उसके बाद फिर एक रीवाइटलाइजेशन हो। लेकिन एक उसमें प्रॉब्लम आता है सेकंड वाले मॉडल में, वो टोटली डिपेंडेंट है एक 72 साल के बंदे की एज पे। वो फौत हो जाएगा, 72 हो जाएगा। PTI ऑलरेडी आपको 72 नज़र आ रही है। शेर अज़म मरवत क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, एब्सोल्युटली ये प्रॉब्लम है। इसलिए पहला वाला सोल्यूशन फिर भी रीजनेबल लगता है। पहले ही सोल्यूशन है, दूसरे के जितना आप टाइम दे रहे हैं उसके अंदर तो मुझे अमेरिकन रेवोल्यूशन याद आ गई, मुझे फ्रेंच रेवोल्यूशन याद आ जाती है। उस टाइम भी उसके अंदर वो 10 साल का जो पीरियड था इसी से मिलता जुलता था। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली आपका निज़ाम धरा भरम था। और उसके अंदर एक डिफरेंस है, यूरोप के अंदर भी उसके साथ बाकी ब्रिटेन के अंदर भी ऐसे ही मामला थे, इतनी इन्फ्लेशन थी, इतने ही लोगों के पास प्रॉब्लम्स आ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी। लेकिन फ्रांस से आपने उम्मीद छीनी थी। फ्रेंच के अंदर जाके आपके टिपिंग पॉइंट्स को अगर आप समबडी हैज रेड इट तो उनको पता चलेगा कि लोगों से जब आप उनकी उम्मीद छीन लेते हो ना, लोगों को आप आंखों में आंखें डाल के आप लोगों को कहते हो कि यार ये तो फुद्दू है, इनको क्या पता जाके, आप उनको कहते हो कि हाँ इफ़ दे डू नॉट हैव ब्रेड हाँ दे कैन ईट केक। जब आप इस तरह की बातें करना शुरू करते हो ना तो फिर वो प्रॉब्लम आती है। फिर लोग कहते हैं ये बदतमीजी, जाके एक मिनट तो रोटी नहीं खान दे रहा, वो तो एक गरीब तो बदतमीज।
तो ये वाला फिर हिसाब हो जाता है। तो अभी भी वही वाली हिसाब चल रही है, एक इनको हमने गरीब रखा हुआ है, ऊपर इनके साथ हम बदतमीजी करी जा रहे हैं। तो आपका जो दूसरे वाले मॉडल की बात है ना कि थोड़ा सा और चलेगा जाके होगा रीस्टार्ट, मुझे लगता है ये हमारी वहाँ बाहर आ जाएगी। और जिस मई 9 को ये कहते हैं कि मई 9 की सानिया हुआ था, सानिया हुआ था, आप क्या बात कर रहे हैं? सानिया 9 मई, इसलिए आपको ना एयर से उतार देते हैं। सानिया 9 मई के बाद जिस तरह वो कहते हैं उसको जाके, उस टाइम तो कहते हैं ना कि जाके स्ट्रेटेजिकली हैंडल किया गया था इसको। तो आप स्ट्रेटेजिकली हैंडल करना, मैं नहीं कह रहा कि हो जाए, बड़ा गलत है। अल्लाह माफ करे, बड़ा गलत है। दारू और स्टेट की इस तरह की लड़ाई नहीं होनी चाहिए जाके, ठीक है। डिस्क्लेमर पहले देते हैं, लाल एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा दिया। सच है, कोई बंदा वायलेंस नहीं चाहता, पता नहीं, बताना पड़ता है। मैं कितनी स्टुपिड बात है, मुझे ये चीज़ भी बुरी लगती है। मुझे क्यों ये कहना पड़ा? ऑब्वियस है, व्हाई वुड आई वांट के लोगों का और इदारों का क्लैश हो जाए। अल्लाह माफ करे, हमारा मुल्क है, हमारे लोग हैं, हमारे इदारे हैं भाई, हमने चलाना है, हम आपस में बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जंग, लेकिन मैं तो फैक्ट स्टैट्स की लॉजिक की बात कह रहा हूँ कि इफ दिस मॉडल परसिस्ट्स, तो हूज टू से कि जो इतने भरे हुए लोग हैं, जो लोगों में इतना गम और गुस्सा है, जो इतनी सेपरेट टेंडेंसीज है, जो भारत फंड कर रहा है, जो दूसरी एजेंसीज दुनिया की मौजूद है, लगी हुई हैं कि इस फौज को लोगों के दरमियान इख्तलाफात करो, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की आप बात करते थे, हूज टू से कि वो चीज़ें नहीं होंगी और ये दोबारा नहीं हो जाएगा। ज़ाहिर है माहौल आपने सारा बना दिया और लोगों का झाका ख़त्म हो गया सर। वो पहले डरते थे, एक ऐसा प्राइज्ड एसेट था जिसकी तरफ आप देख के सोच भी नहीं सकते। जब आपका एक दफ़ा झाका ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर आप बाद में आराम से जाके कहते हो कि हाँ आज ले लो। मैं पढ़ रहा था किसी का कॉलम कि अब हार्डन्ड पीटीआई वर्कर्स निकल रहे हैं, अब पॉलिटिकल सिस्टम हार्डन हो गया, अब ये डंडे खा के उसका घबराते हैं और मैस किलिंग्स तो आप कर नहीं सकते। मैं 9th वालों से आप मिलें ज़रा जाके, वो आपको ऐसी ऐसी ज़ात की आगे से बात कहते हैं, आपको खौफ आता है। वो कहते हैं कर ले जो कर ले, इज़ दिस द वर्ड्स दैट यू कैन डू? बस ये मफहूम है। हाँ भाई भोजड़ी की और क्या करेगा, मैक्स टांगेगा टांग दे। मतलब जी आपको ना उनसे जाके काली कार्टेल वाइब आती है, मिर्ज़ापुर की वाइब आती है। आप कहते हो कि नहीं भाई डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जमहूरियत है, क्या हो गया, वापस आओ, टोन डाउन लिटिल, कम बैक टू रियलिटी, रिलैक्स, इतने गाने गुशाने ना बजाओ। मुल्क है, अपना लोग है, अपने इदारे हैं, पॉलिसियाँ 2-4 गलत बनाते आए हैं क्योंकि उसने बताया नहीं है, अब बता रहे हैं क्योंकि उनको खुद भी हो रहा है कि यार हम काम ख़राब हो गया भाई, बहुत पीछे रह गए, तो शायद कुछ बेहतर हो जाए तो रिलैक्स। लेकिन नहीं भाई, वो 9 मई 9 वाले जो निकलते हैं ना बाहर, आप वो बहुत मतलब ना मेंटली आई सी कि उनका जो खौफ है, डर है जेलों के अंदर जाने का, वो ख़त्म हो गया। तो सर आप जब क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान को स्टडी करते हैं, जनरेशनल पॉवर्टी देखने के बाद जब वो अपराइज करते हैं मुल्ला उमर के अंडर, वो सिस्टम्स टेक बैक करते हैं वॉरलॉर्ड से, तो वो इतने हार्डन्ड होते हैं कि वो दुनिया को रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए वो 20 साल बैठे रहते हैं, जंग लड़ते रहते हैं कि कभी तो तुम दफ़ा हो जाओगे। 20 साल जंग लड़ते रहते हैं, कभी तो तुम दफ़ा हो जाओगे। आइडिया है कि आप अपने माशरे को उस एक्सट्रीम पे जाने को मजबूर क्यों कर रहे हैं? इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, किसी के लिए भी नहीं अच्छा होगा। आज नॉट फॉर मी, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर दिस कंट्री, नॉट फॉर द इंस्टीट्यूशंस। शायद बाकी दुश्मनों के लिए हमारे हो जाए, नहीं उनके लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि ये एक रियलिटी है जियोपॉलिटिक्स की। एक डीस्टेबल टूटा हुआ पाकिस्तान जो है वो सबके लिए ख़तरनाक है। ज़ाहिर है इस वक्त अफगानिस्तान किसी के लिए अच्छा है नहीं, सबके लिए बुरा है। जो लोग उससे ट्रेड भी करें वो कभी भी किसी भी टाइम क्या ऐसे अच्छा तो हम आपके मुल्क में बम फाड़ने लगे हैं, आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। जंग करेंगे वो तो आप कर चुके हैं, सैंक्शंस लगाएंगे उन पर है ही कुछ नहीं। किस पे लगाओगे? जब आप आइसोलेशन में किसी कंट्री को पुट करते हो तो आप उसको खान साहब वाली स्टेट में कॉर्नर टाइगर बना देते हो, तो वो तो फिर आर या पार वाला हिसाब है। आप भी यूथ हैं, आपने कॉर्नर टाइगर कहा? नहीं मैं वो कंपैरिजन किया था, लेकिन हाँ नहीं आपने आगे से कहना था क्यों आप पटवारी हो। जी तो एक वो कहता है कि आप यूथ हो, कहता नहीं आप पटवारी हो। ये ना बड़ी अनफॉर्चुनेट है। अच्छा सबसे ज़्यादा इसमें दुख होता है कि जब जो समझदार पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इस तरह की गुफ्तगू में सीरियसली पार्टिसिपेट करते हैं। भाई ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने देखा नहीं करते जाके, मेरी अभी तक ना किसी के ऊपर सियासत पर लड़ाई नहीं हुई जाके, एक दफ़ा भी नहीं हुई जाके, खास करके सियासत पर लड़ाई के PMLN PTI पीपल्स पार्टी, इस डिबेट पे आई हैव नेवर हैड एन आर्गुमेंट विद अनदर इंडिविजुअल। होना भी नहीं चाहिए। देयर इज अ रीजन ना, आई सी देम एज पपेट्स। मैं कहता हूँ मैं इन पपेट्स की बेचारों की क्या बातें करूँ डे टू डे की कि कल इसने ये करना है, जलसा करना है, ये करना है, ये करना है। जो ऊपर बैठा हुआ है उसकी बात करो ना यार, उसकी बात करता कोई नहीं है। मैं कहता हूँ ऊपर वाले की बात करो जो कि इनको नचा रहा है। हाँ अब तुम आ जाओ, चलो अब तुम्हारे हो गया, अब तुम जाओ, अब तुम आ जाओ। जिस दिन ये तीन इकट्ठे होकर बैठ गए ना कि एक सेकंड मुझे भी डेट कर रहे हो, इसको भी डेट कर रहे हो, उसको भी डेट कर रहे हो, वुड यू एक्चुअली लव ब्रो? जिस टाइम ये तीनों बच्चियाँ इकट्ठी होगी ना और अपने उस क्या नाम है फक बॉय से पूछ लिया कि जो हमारे साथ तुमने काम लगाया हुआ है, बस ब्रो
needs to stop. That is the day Pakistan will grow. इस्माइल भाई, कॉन्वर्सेशन को हम आज के लिए यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, क्योंकि वही जो प्री पॉडकास्ट हमारी बात होती है कि हमारे पास टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, अभी भी इतने ज़्यादा रहते अभी हैं, भी बहुत सारे रहते हैं, लेकिन उसको हम करेंगे और इंशाल्लाह दोबारा एपिसोड शूट करेंगे। मैं सिर्फ कंक्लूजन में सारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि इस कॉन्वर्सेशन का जो पर्पज़ है, मैं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा कि कल को आप समझें कि ये इसलिए कहना चाह रहे हैं, वो है कि दो लोग हैं जो पाकिस्तान के बारे में कंसर्नड हैं, दुनिया के मामलात के बारे में कंसर्नड हैं, और वो सेम मिस्टेक्स रिपीट होते देख रहे हैं। वो चाहे इस्लाम को यूज़ और अब्यूज़ करने की मिस्टेक हो थ्रू स्टेट क्राफ्ट, हिस्टोरिकली होती रही है। मसलन उसके अंदर भी इस्माइल भाई ने बड़ा अच्छा टाइमलाइन प्रोवाइड किया कब से ये बहस चल रही है। वो चाहे हमारी फॉरेन पॉलिसी की मिस्टेक्स हों, वो चाहे हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी की मिस्टेक्स हों, इस सब के जो बेनिफिशरी या फिर लूज़र्स हैं वो मैं और आप हैं, जो सिटीजनरी है, जो वतन पाकिस्तानी, जो अशराफी है, वो तो हर केस में विन करती है। तो हमने अपने मुल्क को टेक बैक करना है, और टेक बैक करना है हमने जो कानून और आइन में चीज़ें अवेलेबल हैं उसके थ्रू। आप प्रोटेस्ट करें, वोट करें, केस करें, अपने हक वापस लें, क्योंकि जब तक हम वो नहीं लेंगे और हम अपने माशरे कंट्रोल नहीं करेंगे तो तबाही होगी। बहुत शुक्रिया इस्माइल भाई आने का।